यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो, करंटली हमने सिर्फ एक गूगल ओपन किया हुआ है और सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स है उसको हम लोग अभी एक बार सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्चुअली सीबीएसई के सैम्पल पेपर को अगर आपने ओपन करना हो तो कैसे करें, एक बार हम वो आपको दिखा देते हैं। आपने गूगल पे जाना है, सीबीएसई एकेडमिक्स लिख के सर्च करना है। जो पहली साइट खुलेगी यही होती है। आपने इस साइट को ओपन कर देना है और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको पहले पेज पर ही ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर एक लिंक मिलेगा। ये यहाँ पर आपने उस सैम्पल पेपर क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अंदर कई सारे ऑप्शन है, मतलब 2023, 24, 22, 23 हर सेशन के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको 10 साल के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। तो अभी हम जो लेटेस्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इधर पे क्लिक आते हैं और यहाँ पर क्लास 12 है। आप इस क्लास 12 पे क्लिक कर दो तो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पर आपके पास लिस्ट में आगे नाम होगा, कंप्यूटर साइंस इधर है, इन्फॉर्मेशन ये आ गया इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको दो चीज़ दिखेगा, एसक्यूपी और उसके आगे एक एमएस है। एसक्यूपी स्टैंड्स फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड एमएस इज फॉर मार्किंग स्कीम। तो एसक्यूपी पर क्या है, जब आप क्लिक करोगे तो आपको सैम्पल पेपर ओपन होकर मिल जाएगा और एमएस पर आपको मिल जाएगा मार्किंग स्कीम। तो एसक्यूपी पर पहले क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखिए सैम्पल पेपर खुल के आ चुका है और इसी के बाजू में एमएस है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर ये देखिए ये हर एक का आंसर है। तो क्वेश्चन एंड आंसर दोनों चीज़ यहीं पर आपको साइड में मिल जाएगा। आपने उन दोनों में से सैम्पल पेपर ओपन करके वहाँ से काम स्टार्ट करना है। एमएस जो है आपकी मार्किंग स्कीम, ये आपको हेल्प करेगी जब आप किसी क्वेश्चन में फंसते हो और आपको क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या करना है। इन दैट केस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर जानने के लिए। पहले कोशिश यही करेंगे कि इसको बिना देखे सॉल्व करिए। इन केस अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट आते हो तो वहाँ पर आपका आंसर भी मौजूद है। अब देखिए इसमें जो सैम्पल पेपर है इसमें हमारे पास आपकी जो चारों यूनिट है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको रहेंगे। बट अभी जो करेंटली यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं उसमें हम लोग पाइथन और आपका जो एसक्यूएल का सेक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी दोनों अगर आपके एग्जाम का उसका सीक्वेंस की बात करिए कि नंबरिंग का क्या पैटर्न है, तो नंबरिंग में आप देखोगे तो आपको टोटल 70 नंबर का जो पेपर है उसमें 25 नंबर का पाइथन है, 25 नंबर का एसक्यूएल है, 10 नंबर में आपके पास नेटवर्किंग है और 10 नंबर पे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज वाला सेक्शन है। तो अभी जो नेटवर्किंग और इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज है वो वाला सेक्शन थोड़ा थ्योरी बेस्ड पड़ता है, इसीलिए करंटली उसको स्किप कर रहे हैं। जनरली बच्चे उसको कर भी लेते हैं बट उस पर भी एक बार आएंगे। अभी के केस में यहाँ पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं कि जितना आपका सेक्शन पाइथन वाला और एसक्यूएल वाला है उसको एक बार ट्राई करेंगे। पाइथन के सेक्शन के लिए नीचे हमने ऑलरेडी आइडल की एक विंडो ओपन करके रखी है। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना होगा तो उसको हम इधर पे आके कर देंगे। बाकी एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल फिडल हम यहाँ पर एक बार ओपन कर लेते हैं। ये आपने गूगल करना है एसक्यूएल फिडल, पहला लिंक आएगा, क्लिक करना है और ये हो जाएगा। इसमें कई सारे ऑप्शन रहेंगे। आपने ऊपर माई एसक्यूएल और एक यहाँ नीचे भी माई एसक्यूएल है, आपने ये यहाँ वाला या यहाँ वाला दोनों में से किसी एक पर पे क्लिक कर देना है। हम इधर वाले पे क्लिक कर देते हैं और माई एसक्यूएल का ये एक सैम्पल डेटाबेस बना हुआ जिसमें कुछ वैल्यूज भी पड़ी है, बन के आ रहा है, साथ में कुछ क्वेरीज भी चली हुई है। कोड यहाँ लिखने के बाद नीचे आप देखो एग्जीक्यूट ये बटन है, हम एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा वो कोड चल जाएगा जिसको हमें चलाना है। तो चलते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे। ओके, तो देखिए ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ सामने खुला है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो आपका एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनमें चार में से कोई एक सही, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। क्वेश्चंस पर सीधे चले अगर तो क्वेश्चन नंबर 4 से एसक्यूएल का पहला क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले इसने लिखा प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट मॉड ब्रैकेट में 9,0। अब मॉड यानी आप लोग समझते हो ये मॉडुलस ऑपरेटर की बात हो रहा है। मॉडुलस ऑपरेटर यानी जब आप मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हो यानी 9 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, सिंपली यही है। आप लोग ने पाइथन में भी इस चीज़ को किया रहेगा, इसके लिए हम परसेंटेज जो सिंबल है उसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर जिसको टेक्निकली बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर हम सेलेक्ट मॉड 90 लगाएंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। अब चार ऑप्शन उसने दिया है। अब देखिए 9 को 0 से डिवाइड करना है तो पहले तो ये चीज़ थोड़ा यहीं पे क्लियर होगी कि हम किसी नंबर को 0 से जब डिवाइड करते हैं मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि वो इनफाइनाइट होता है, या सिंपली हम लोग उसको बोलते हैं कि नॉट पॉसिबल। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग में एक सेक्शन होता है या एक टाइप का एरर होता है। कई सारे जो एरर्स होते हैं उसमें एक एरर होता है जिसको जीरो डिवीजन एरर बोलते हैं। मतलब जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो ये जीरो डिवीजन एरर आएगा। अब इस चीज़ को हम आपको एक बार एसक्यूएल में पाइथन में भी करके दिखा देते हैं कि जीरो डिवीजन एरर कैसे आता है। तो एक बार शेल पे आ जाते हैं और शेल पे अगर हम 5 डिवाइड बाय 0 लिख के एंटर मारेंगे तो ये देखिए जीरो डिवीजन एरर, डिवाइड बाय 0।
0 से डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। मगर ये तो पाइथन की बात हो गई, तो यहाँ पर तो एरर आता है। गेम ये है कि एसक्यूएल में क्या आएगा, इसको भी करके देख लेते हैं और उसी के साथ हम आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 2 क्वेरी चली हुई है, हम उनको हटा देते हैं, उनका वैसे भी कोई खास काम नहीं है। तो सेलेक्ट मॉड 9,0 जो उन्होंने दिया था एग्जैक्टली वही लिख देते हैं, एंड सेमीकोलन। रन कराते हैं और ये देखिए जवाब आपके सामने, NULL नल। तो अब यहाँ पर इसका आंसर नल है, वो तो हम लोगों ने चेक कर लिया। अब ये आया कैसे, इस पर बात कर लेते हैं। देखो 0 पॉसिबल नहीं है, 9 भी पॉसिबल नहीं है, तो नल और NaN में से ऑप्शन था। अब देखिए नल जो है वो सिंपली पाइथन एसक्यूएल की अगर बात करें तो उनके लिए नल का मतलब है कि वहां पर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 9 को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वैसे भी ये एक एरर सिचुएशन होती है। तो जब ये एरर सिचुएशन है तो यहाँ पर एक्चुअली में कोई आउटपुट नहीं आने वाला। तो जब कुछ आउटपुट नहीं आएगा तो सेलेक्ट को वहां पर क्या मिलेगा, नल। तो इसीलिए सिंपली वहां पर जवाब आ जाता है नल। अगला क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू द मैथ कैटेगरी। मतलब यहाँ पर 4 फंक्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चारों फंक्शन में से मैथ्स कैटेगरी में कौन सा फंक्शन नहीं आता है, मैथ्स फंक्शन की कैटेगरी में, यानी वो फंक्शन जो मैथमेटिकल काम करने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरह जिनका यूज करते हैं। तो हमारे पास 4 है, पावर, राउंड, लेंथ एंड मॉड। अब देखिए मॉड ऑलरेडी हम लोग ऊपर चला चुके हैं, जो कि मॉडलेस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक मैथमेटिकल चीज है। पावर की अगर बात करें तो पावर सिंपली क्या करता है, पावर ब्रैकेट के अंदर a कॉमा बी अगर हम लिखते हैं तो a पावर b का जो रिजल्ट है ये वो प्रिंट करता है। तो ये भी क्लियरली एक मैथ ऑपरेटर है। अगर राउंड की बात करें तो राउंड भी क्या करता है, इसमें हम एक नंबर देते हैं जिसको कि राउंड ऑफ कर सकता है। और लेंथ जो होता है ये एक्चुअली एक कैरेक्टर पे वर्क करता है। जैसे आपने दिया लेंथ, ब्रैकेट में अंदर लिख दिया राम, तो राम की लेंथ RAM 3 है, तो इसका जवाब आ जाएगा 3। तो ये क्या हो गया आपका, एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्चुअली कैरेक्टर्स पे चलता है, ना कि नंबर्स पे। तो ये क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसका गलत है, सही आंसर इसका लेंथ। उसके बाद आगे चले तो अब देखिए यहाँ पर एक एसक्यूएल का फिर से क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि राज, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नीड्स टू डिस्प्ले द एवरेज पे ऑफ वर्कर्स फ्रॉम दोज डिपार्टमेंट्स विच हैव मोर देन 5 एम्प्लॉयज। और उन्होंने नीचे ये क्वेरी चला इस काम के लिए। अब इनके हिसाब से वो क्वेरी नहीं चल रही है, हमसे पूछा गया है कि सही क्वेरी क्या होगी। तो 4 ऑप्शन इन्होंने दिया है। अब देखिए इसमें क्या था, इन्होंने ये लिखा है कि इनको उन सारे लोगों का डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी चाहिए, लाइक डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुपिंग करके कि हर डिपार्टमेंट के एंगल से एवरेज सैलरी कितनी। जैसे अगर हम एक इमेजिन करें कि इसका डेटाबेस कैसा होगा, तो इसमें एम्प्लॉयज़ के बाकी सारे डेटा तो जो हो सकते हैं वो होंगे, बट जो सामने लिखा है अगर हम केवल उतने की बात करें तो उनकी सबकी सैलरीज होगी और साथ में उनका सबका डिपार्टमेंट लिखा होगा। अब डिपार्टमेंट क्या होता है, अलग अलग तरीके का, और एक डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनका आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें 10 लोग हो सकते हैं। उनका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें मान लीजिए 4 लोग हो सकते हैं। उनका सपोर्ट स्टाफ है जिसके लिए उनके पास 8 लोग हो सकते हैं। तो ऐसे करके लोग होंगे जिनके लाइक उतने सारे लोग वहाँ पर डेटाबेस में मौजूद होंगे। अब इन्होंने ये लिखा है कि आपको उन सारे लोगों का एवरेज पे दिखाना है डिपार्टमेंट वाइज, जहां पर कि डिपार्टमेंट्स की जो गिनती है वो 5 से ज़्यादा हो, डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो 5 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब कि 5 या 5 से ज़्यादा रोज होनी चाहिए जहां पर कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से समझो तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम सिंपली ऐसा करते हैं कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर इतना ही लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, एवरेज सैलरी सबकी दिखाने लगेगा, वो डिपार्टमेंट सबका रिपीट करेगा। आपने यहाँ पर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लगाया, माने डिपार्टमेंट के हिसाब से इसने ग्रुपिंग करनी। तो ये क्या करेगा, हर डिपार्टमेंट वाइज स्टूडेंट जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ग्रुप कर देगा। और साथ में आपने एवरेज सैलरी लिखा है तो हर डिपार्टमेंट के जितने लोग थे, जैसे आईटी डिपार्टमेंट में अगर 6 लोग थे तो उन 6 लोग की सैलरी जोड़ के उनका एवरेज निकाल देगा। अगर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 5 लोग थे तो उनकी सैलरी पाँचों की जोड़ के उनका एवरेज निकाल देगा। तो ऐसे ऐसे करके सबका एवरेज निकालेगा। बट साथ में ये लिखा गया काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 5, मतलब सिंपली यहाँ डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि वो सेक्शन को आपको केवल दिखाना है कि जहाँ जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में एक्चुअली 5 से ज़्यादा हो। तो आप इसको ध्यान से समझो, तो ये ग्रुपिंग के बाद की फिल्टरिंग की बात हो रही है और यहीं पर इसका आंसर छुपा हुआ है। अब पहला वाला तो इन्होंने ऑलमोस्ट वही लिख दिया है जो उन्होंने ऊपर लिखा था। सेकेंड वाले में क्या लिखा है, डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी हैविंग काउंट ग्रुप बाय। अब ध्यान से देखो इसमें इसमें यहाँ देखिए लिखा है हैविंग काउंट और फिर बाद में लिखा है ग्रुप बाय। अगर आप बेसिक एसक्यूएल के इस सेक्शन को याद करो तो आपको ये याद आएगा कि ग्रुप बाय के बाद हैविंग लगता है, ना कि पहले, क्योंकि ग्रुप बाय से जो जवाब होता है उसको फर्दर फिल्टर करने के लिए हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता।
थर्ड वाले की बात करें तो ग्रुप बाय लगाया, उसके बाद इन्होंने वेयर लगाया है। अब देखिए ग्रुप बाय के बाद फिर वही बेसिक चीज कि ग्रुप बाय के बाद जब आपको फर्दर फिल्टर करना होता है आप हैविंग का इस्तेमाल करते हो, ना कि वेयर का। तो थर्ड और सेकंड गड़बड़ हो गया, फर्स्ट तो ऑलमोस्ट सेम उन्होंने रिपीट ही किया है। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि जब तीन गलत हो गए तो चौथा वही आंसर होगा। और उसको देख भी लेते हैं कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से सारा ग्रुपिंग कर देगा। फिर उन सब डिपार्टमेंट्स की ग्रुपिंग में जहां पर नंबर 5 से ज्यादा होंगे, यानी जहां पर 5 से ज्यादा इंप्लॉइज होंगे, 6 7 या कितने भी हो सकते हैं, उन सब का ही केवल डेटा ये दिखाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट एल केस मंथ नेम, ब्रैकेट में ये डेटा डेट दी हुई है। अब देखिए एल केस और मंथ, इसमें ध्यान से देखिए एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, टेक्निकली ये एक नेस्टेड फंक्शन तरीके से चल रहा है। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो हम हमेशा सबसे अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। दो ही फंक्शन है यहाँ पर, तो जो अंदर वाला फंक्शन है वो यहाँ पर है मंथ नेम, और मंथ नेम के साथ में डेट दी हुई है। और मंथ नेम फंक्शन आप जानते हो कि ये किसी डेट में से मंथ निकाल के उसका मंथ का नेम प्रिंट करना है। जैसे अपने केस में 2023 3 और 5 दिया हुआ है। तो इसको आप ये समझ देखोगे तो आप समझ में आएगा कि जो पहले 5 लिखा है वो है हमारी डेट, उसके बाद जो लिखा है 3 वो है मंथ, और 2023 ये ईयर है। तो मंथ नेम लिखा है तो मंथ हो गया इसमें 3, और तीसरे महीने का नाम क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी मार्च। तो मंथ नेम हमको रिटर्न करेगा मार्च। अब ये जो मार्च आउटपुट आ रहा है ये खुद ये एक एल केस के लिए इनपुट बन जाएगा। यानी आप इसको ऐसे इमेजिन करो, सेलेक्ट एल केस और इसके ब्रैकेट के अंदर यहां पर लिखा हुआ है ये सेक्शन पूरा, ये पूरा सेक्शन इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके मार्च के। अब जब मार्च स्ट्रिंग जाएगी एल केस के अंदर तो ये क्या करेगा, उस कंटेंट को स्मॉल लेटर में कर देगा। तो अब देखिए एल केस लगा है तो मई और मार्च दोनों में ये एम कैपिटल है, तो एल केस अगर लगा है तो ये कैपिटल तो कुछ वैसे भी नहीं छोड़ेगा, तो ये फर्स्ट और सेकंड तो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। अब मई और मार्च जो स्मॉल में लिखा है वो है, अब ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मार्च हमारा इसका जवाब है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा 4th, यानी मार्च स्मॉल लेटर के में पूरा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल शो द लास्ट 3 रोज फ्रॉम ए पांडा सीरीज नेम एनपी। अब इन्होंने ये कहा है कि एक एनपी नाम की सीरीज है, उसकी लास्ट 3 रोज को हमें देखना है। अब यहाँ पर टेल फंक्शन का इन्होंने यूज किया है और सिंपली इसमें कैपिटल स्मॉल करके वो सिंटैक्स आपका चेक करना चाह रहे हैं। अब सीरीज के अंदर आप जानते हो ये, और डेटा फ्रेम में भी ये चीज लगती है, हेड और टेल दो फंक्शन आपके पास होते हैं। हेड और टेल में क्या होता है, हेड फंक्शन में आपका ये ऊपर से डिपेंड करता है ब्रैकेट में आप कितनी वैल्यू लिख रहे हो उतनी वैल्यूज को दिखाता है, और टेल फंक्शन क्या करता है, जब आप एक सीरीज को यूज करते हो तो उसमें नीचे से जितनी वैल्यूज रीड करना होता है ये उनको दिखाता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में इन्होंने टेल लगा के रखा है, और इसी में आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए सबसे पहला np डॉट टेल, अब इस टेल का टी कैपिटल है। अगर आप लोगों ने इसकी कोडिंग की होगी तो आप इसका आपको याद आएगा कि जब हम टेल फंक्शन चलाते हैं तो टेल का टी कैपिटल नहीं होता है। तो इसमें कैपिटल टी लग दिया तो ये तो एक्चुअली एक एरर सिचुएशन हो गई, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 तो देख के सही लग रहा है, इसको मान सकते हैं, बट एक बार ऑप्शन नंबर 3 को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, टेल पूरा ही कैपिटल में कर दिया इन्होंने। तो पूरा ही कैपिटल में कर दिया तो फिर ये भी आपका गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये पूरा कैपिटल में भी नहीं होता। ऑल ऑफ अबव हो नहीं सकता क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फर्स्ट और थर्ड नहीं है। तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा सेकंड, np डॉट टेल ब्रैकेट में 3। फिर अगला, अच्छा यहीं पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर टेल लेट अस सपोज उन्होंने लास्ट 3 की जगह लास्ट 5 लिखा होता और टेल लिख के अंदर 3 नहीं लिखा होता तो उस केस में भी ये सही आंसर होता है, क्योंकि टेल फंक्शन और हेड फंक्शन दोनों के साथ ये एक रूल होता है कि जब आप इन फंक्शंस को चलाते हो और आप इसमें अंदर ब्रैकेट में कोई वैल्यू नहीं देते हो तो ये डिपेंड करता है, अगर हेड है तो ये ऊपर से डिफॉल्ट 5 वैल्यू दे देगा, अगर टेल है तो नीचे से 5 दे देगा। तो अगर आपने कुछ नहीं दिया तो ये 5 देगा, बाकी अगर आपने कोई नंबर दिया 2 5 7 9 जो नंबर आप दोगे ये उतने वैल्यूज को उठा के प्रिंट कर देगा। बट यदि कुछ नहीं दिया तो उस केस में ये आपको सिर्फ 5 वैल्यूज को डिपेंड करता है, अगर हेड है तो ऊपर से 5, टेल है तो नीचे से 5 वैल्यूज को भेज देगा। उसके बाद इसने लिखा है विच विद रेफरेंस टू एसक्यूएल आइडेंटिफाई द इनवैलिड डेटा टाइप। अब यहाँ पे 4 इन्होंने डेटा टाइप दिया है और पूछा है कि एसक्यूएल के एंगल से इनमें से कौन सा डेटा टाइप इनवैलिड है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, बट फिर अगर आपने एसक्यूएल पर बेसिक लेवल पे काम किया होगा तो आप इसका आंसर भी तुरंत समझ जाओगे। पहला ऑप्शन है डेट, ये एक्चुअली में एक डेटा टाइप है जिसमें कि हम डेट एंड टाइम जो रेफरेंस के लिए बता दें, उधर डेटा टाइप दोनों होता है। आप सिर्फ डेट वाले एंगल का अगर डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप डेट डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो। इंटीजर तो काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, ऑलमोस्ट हमेशा ही आपने जब भी एसक्यूएल पे डेटाबेस बनाया होगा तो इंटीजर कहीं ना कहीं होता ही है, तो ये इंटीजर भी सही है।
इंटीजर को इंट से भी डिनोट कर सकते हैं, इंटीजर पूरा भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। वैर कैर, ये भी सही है। अब यहीं पर होता है कैर और वैर कैर में एक बेसिक डिफरेंस जो यहीं पर आपको फिर से रिकॉल करा दे। कैरेक्टर और वैर कैर दोनों ही अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज को, जैसे आपने नाम या एड्रेस या फादर नेम ऐसा कोई डेटा डेटाबेस में स्टोर करना है, तो आप कैर और वैर कैर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि जब वैर कैर इस्तेमाल करेंगे तो वैर कैर का फुल फॉर्म है वेरिएबल कैरेक्टर्स। इसमें ब्रैकेट करके आप साथ में वैल्यूज देते हो। तो आप अगर कैरेक्टर दोगे तो आपने जितना साथ में नाम दिया है, जिसका एक रेफरेंस ले लें कि जब अगर आपने कैरेक्टर लिख के ब्रैकेट में 10 डाल दिया तो ये 10 कैरेक्टर्स तक का नाम स्टोर कर सकता है। बट अगर नाम छोटा है, लेट अस सपोज आपने नाम सेव किया राम, तो राम मतलब 3 कैरेक्टर हो गए, अब बचे हमारे पास 7। तो ये सातों कैरेक्टर को व्हाइट स्पेस डाल के, यानी स्पेस डाल डाल के उसको भी यूज करेगा, बट इसमें हमेशा 10 के 10 कैरेक्टर की मेमोरी ये इस्तेमाल करेगा। तो इसका मेमोरी मैनेजमेंट आप कह सकते हैं अच्छा नहीं है। वहीं वैर कैर की बात करें, अगर आपने किसी का नाम के या कुछ ऐसी कोई आपने उसमें रो बनाई, सॉरी कॉलम बनाया, उस कॉलम के अंदर आपने उस कॉलम का जो डेटा टाइप है वो वैर कैर किया, तो वैर कैर में क्या होता है, ये अगर आपने 10 दिया है तो ये भी 10 लिमिट तक ही चलेगा, मतलब 10 कैरेक्टर के आगे ये भी नहीं उठाएगा। मगर अगर आपने इसमें दिया है राम और आप बाद में मेमोरी की अगर इसका एलोकेशन चेक करेंगे तो ये केवल 3 का ही स्पेस लेगा, बचा हुआ जो 7 की जगह आ रही है इसको ये वापस सिस्टम को रिटर्न कर देगा, जो कि फर्दर कहीं इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है, वैर कैर में आप अपने जो कंटेंट है उसकी मेमोरी को बहुत बचा के चल सकते हैं। वही कैरेक्टर यूज करने में मेमोरी एलोकेशन थोड़ा खराब हो जाता है कि अगर छोटा नाम भी है तो आपने जो लिमिट दे के रखी है वो पूरा हमेशा उतना ही मेमोरी लेता है। नेक्स्ट चले, इन पाइथन पांडास वाइल परफॉर्मिंग मैथ। अच्छा, इसमें देखिए ऑप्शन तो वैसे इसका 11th वाले का मंथ हो जाएगा, जो उसका सही जवाब है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। In Python pandas, while performing mathematical operation on series, comma index, matching is implemented and all missing values are filled with dash by default। मतलब ये कि जब पाइथन pandas में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जितने भी पॉइंट वो जहाँ पर इंडेक्स मिसमैच करता है वहाँ पर जो वैल्यूज है वो किससे भर के आती है। अब ये एक बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है और इसका आंसर अगर आप जानते हो तो आप इसका आंसर पकड़ रहे होगे कि इसका आंसर है थर्ड। बट ये क्या है, इस चीज को एक बार हम करके भी दिखा देते हैं। जो हमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लगेगा हम उसको एक बार करके भी दिखा देंगे। तो करने के लिए ये एम्प्टी विंडो हमने ओपन कर लिया, इस पे हमने इंपोर्ट पांडाज एसपीडी ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब एक बार एक सीरीज छोटी सी बना के देखते हैं। S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और इसमें वैल्यूज कुछ डाल देते हैं लाइक 10 20 30 कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी इश। ये हो गया आपका सीरीज 1। सीरीज 2 की बात करें तो पी डी डॉट, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें लाइक हम दे देते हैं 1 2 3 ये वैल्यूज। इंडेक्स इज इक्वल टू, अब इस चीज को आप ध्यान से देखना, अभी हम सेम रख रहे हैं ए कॉमा सी। अब लेट अस सपोज हम प्रिंट करते हैं S1 प्लस S2, तो क्या होगा। एग्जीक्यूट करते हैं, सोर्स कोड सेव करने को बोल रहा है, नाम इसका हम कुछ दे देते हैं और ये देखिए जवाब क्या है 11 22 23। इसने क्या किया, 10 प्लस 1 2 प्लस 2 2 3 प्लस 3 कर दिया, और ये इसने उसको सिंपली वैल्यू टू वैल्यू ऐड कर दिया। अब इसी जगह पर हम कह रहे हैं कि लेट अस सपोज हम सीरीज को के इंडेक्स को मिसमैच कर देते हैं। जैसे मान लीजिए या तो बढ़ा सकते हैं, लाइक इंडेक्स ज़्यादा कम हो जाए, जैसे सी के बाद एक डी इधर कर देते हैं और यहाँ पर आके एक हम 40 ऐड कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है इस सीरीज में, आप ध्यान से देखो, इंडेक्स एक, एक्चुअली इंडेक्स क्या कहें, वैल्यूज भी उस हिसाब से चेंज है। एक सीरीज है जिसमें आपको 4 वैल्यूज है, एक सीरीज है जिसमें 3 वैल्यूज है। इंडेक्स इनका सेम हो रहा है 3 तक, बट वो चौथी वैल्यू क्योंकि यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये यहाँ पर है ही नहीं। अब अगर जब हम इसको रन कराएंगे तो आप ये देखो डी के लिए इसने क्या प्रिंट किया, NaN, यानी वहां पर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। नल वैल्यू भी इसको अक्सर हम लोग बोल देते हैं, बट यही है कि वहां पर वैल्यू एग्जिस्टिंग नहीं करेगी। NaN स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरफ तो वैल्यू है बट दूसरी तरफ उसके पेयरिंग, जैसे ए इधर है तो इसके ए के लिए 1 है,
यहाँ पर भी ए है, इसके ए के लिए 10 है, तो ये ए टू ए मतलब ये इंडेक्स टू इंडेक्स मैच कराता है। इस चीज़ को रेफरेंस में समझाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देते हैं, बी कॉमा सी कॉमा ए ऐसा कर देते हैं। अब देखिए, अब मेरे हिसाब से ये शिफ्ट होने वाला है, जब अब इसको चलाएंगे तो अब इसका जवाब देखिए। ये देखिए, अभी 13, 21, 32 आ रहा है। 13 क्यों आ रहा है, ये ए के इंडेक्स को ए, अब जैसे यहाँ पर देखिए ए इंडेक्स पर यानी पहले इंडेक्स पर क्या था 10, ए यहाँ पर एक्चुअली तीसरा है तो यहाँ पर से तीसरा पकड़ेगा, तो 10 प्लस 3 इन्होंने 13 कर दिया। अब वैसे ही बी इंडेक्स यानी सेकंड, यहाँ पर है 20, यहाँ पर बी पहला है यानी 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 21, ये इधर लिखा हुआ है। तो ये इंडेक्स टू इंडेक्स मैच करके चलाता है, तो अब जिस इंडेक्स पे मैचिंग नहीं होगी उस सब जगह पर ये नल कर देगा। तो सेम वही यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि क्या होगा अगर हम दो सीरीज को आपस में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन पे लाएं और उनका इंडेक्स मिसमैच कर रहा हो, तो हर वो मिसिंग जो सेक्शन होगा कि जहाँ पर उसको दूसरे पेयर की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उस सेक्शन पे वो क्या करेगा। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर NaN। एक और करके दिखा देते हैं, पूरा ही चेंज कर दें अगर तो क्या होगा, जैसे ABCD है इधर और इधर पे इंडेक्सिंग हम कर देते हैं लाइक 100, 101, 102। तो अभी क्या हो रहा है, कोई भी इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली एरर, क्यों एरर आ रही भाई। अच्छा, इंडेक्स का टाइप ही है। तो ये अब एक काम और कर लेते हैं, इसके सेक्शन को पूरा ही चेंज करके एक बार देख लेते हैं। ABCD था, इधर पे कर देते हैं ABCD, लाइक इसको कर देते हैं EFG। तो अब आप देखोगे यहाँ पर मिसमैच तो हो ही रहा है, लेंथ वाइज भी, और कोई भी इंडेक्स यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। या टेस्टिंग के लिए एक सेम छोड़ देते हैं, जस्ट टू बी श्योर कि आपको इसको समझा सके अच्छे से, एक सी छोड़ दे रहे हैं। तो अब अगर आप इन दोनों को देखो तो लेंथ वाइज भी डिफरेंट है, बाकी काफ़ी जो इंडेक्स है, जैसे ए इंडेक्स जो यहाँ है वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, बी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, सी है, डी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब हम इसको चलाएंगे, ओके, तो ये देखिए क्या आ रहा है, तो ए और बी और डी ई और जी, ये जो इंडेक्सेस है जिनका पेयर दूसरी साइड मिला ही नहीं, वो सब जगह NaN हो गया, और जहां पर पेयर मिला उस जगह पर उन्होंने उसको मैच कर दिया, लाइक सी यहाँ भी था, सी यहाँ भी था, तो दोनों की सी की वैल्यू यानी इधर का 20 और यहाँ पर 2 जोड़ के इन्होंने आंसर दे दिया 20। अच्छा सॉरी, सी है आपका 30 और इधर पे सी है आपका 2, तो जोड़ के इन्होंने 32 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बाकी जगह क्योंकि पेयर नहीं मिला तो NaN। तो इसके बाद अब आगे चलें, इन एसक्यूएल क्वेश्चन नंबर 14 पर आ रहे हैं। इन एसक्यूएल द इक्विवेलेंट ऑफ यू केस इज अपर केस, कैपिटल केस, अपर और टाइटल। अब ये एकदम एक बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का, अगर आपने इसको किया होगा तो आपको माइंड में होगा। एक बार अभी टोटल एसक्यूएल की पूरी कहानी, हर एक चीज़ को हम वापस से एक वीडियो में करके डालेंगे, अभी तो सिंपली एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ, ये मेरा पहला वीडियो है तो एक टेस्टिंग भी हो रही है कि चीज़ें कैसे बन के निकल के आ रही हैं, क्या हम उसको सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इट्स मोर लाइक अ ट्रेलर, जिसको कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये काम हमसे हो पा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में आया, तो इन एसक्यूएल द इक्विवेलेंट ऑफ यू केसेस अपर केस, कैपिटल, अपर एंड टाइटल। अब देखिए, टाइटल नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, ये आपने देखा होगा अगर आपने एसक्यूएल किया है तो। अपर केस पूरा कोई नहीं होता, ना कैपिटल केस होता है, या तो यू केस होता है या अपर होता है, और इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं आप कैपिटल के लिए। वैसे ही एल केस और लोअर होता है जब आपने कंटेंट को स्मॉल लेटर में करना है कुछ, तो उसके लिए। इसके बाद अगर आए तो अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ रहे हैं फिर, क्योंकि हमने कहा ना बीच के बाकी सारे जो सेक्शन के क्वेश्चन हैं आपके नेटवर्किंग और वेब सेक्शन के, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज, उनको अभी हम स्किप कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, टू यूज पाइथन लाइब्रेरीज इन अ पाइथन प्रोग्राम वन मस्ट इम्पोर्ट इट, और साथ में रीजनिंग दिया, द ओनली एलियास नेम दैट कैन बी यूज दिस पाइथन विद द पाइथन लाइब्रेरी इज PD।
तो इन्होंने पहला असर्शन दिया कि टू यूज पाइथन लाइब्रेरीज इन पाइथन प्रोग्राम वन मस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब अगर आपको पाइथन की लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस है, जब ने जितना आपने इसमें कोडिंग की होगी तो उसमें जनरली सबसे पहली लाइन हमारी यही होती है कि इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। क्योंकि जब तक आप उस लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट नहीं करोगे आप उस लाइब्रेरी फाइल के अंदर के सभी फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपने सीरीज बनानी है, डेटा फ्रेम बनाना है, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं आपकी पांडास लाइब्रेरी के अंदर। तो अनलेस कि आप उसको इंपोर्ट करते हो तब तक आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो असर्शन ए तो सही हो गया। फिर रीजन आर की बात करते हैं, द ओनली एलियास नेम दैट कैन बी यूज्ड विद पाइथन पांडास लाइब्रेरी इज पीडी, यानी कि जब आप पांडास लाइब्रेरी को अपने फाइल में इंपोर्ट कर रहे हो तो जो आप उसके साथ जो एज पीडी करते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, इंपोर्ट पांडास यानी पांडास की लाइब्रेरी को आप इस पाइथन प्रोग्राम में कनेक्ट करिए। एज पीडी यानी कि जब हम इस पाइथन लाइब्रेरी से का कोई फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ उसका नाम हम पीडी करके लगाएंगे। पीडी एक्चुअली क्या होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको कि आप एलियास भी कह सकते हो, कि जो रेफरेंस बताता है कि आप जो फंक्शंस इस्तेमाल करने जा रहे हो वो किस लाइब्रेरी का है। अगर आपने बिना उसके लिखा है तो ये एरर, जैसे कि एग्जांपल हम आपको अभी इसी फाइल में करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सीरीज बनी है, हम S2 को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और केवल प्रिंट S1 लिख देते हैं। एक बार रन करा के देख लेते हैं, ये मेरी सिंपल सीरीज अभी तक तो प्रिंट हो रही है। अब एज पीडी बताता है कि आगे जब आप सीरीज फंक्शन, जैसे अभी ये ध्यान से देखिए तो ये आपका एक प्रिंट फंक्शन है, इसका काम क्या है, जो कंटेंट है उसको प्रिंट करना। मगर इस फंक्शन के साथ आप ये है कि ये पाइथन की डिफॉल्ट लाइब्रेरी का फंक्शन है कि जो हमेशा ओपन रहती है, जिसको आपको अलग से लाइक इंपोर्ट नहीं कराना होता है, ये परमानेंट ओपन है। बट ये जो सीरीज फंक्शन है, ये फंक्शन की पहचान आप जानते हो, ब्रैकेट ओपन होता है और क्लोज होता है, तो ब्रैकेट ओपन इधर है और ब्रैकेट क्लोजिंग इसका इधर है। तो ये जो सीरीज फंक्शन है ये एक्चुअली पाइथन का डिफॉल्ट नहीं, ये आया है पांडास से। अब इस अगर फंक्शन को हमें यूज करना है तो सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन एक्चुअली किस लाइब्रेरी का है, क्योंकि अपना डिफॉल्ट तो है नहीं कि सीधे सीधे चल जाए, तो साथ में बताना पड़ता है। तो एज हमने लिखा है पीडी, तो अब यहाँ पर हमने पीडी डॉट लगाया, तो इस पीडी से क्योंकि सिस्टम पहली लाइन पे ऑलरेडी समझ चुका है कि पांडास को जहां भी यूज करना होगा उसका एलियाज है पीडी। तो जब पीडी डॉट सीरीज सिस्टम को मिलेगा तो एक्चुअली सीरीज फंक्शन में उसको एक्चुअली में क्या करना है, इसके लिए वो जाके पांडास लाइब्रेरी के अंदर सर्च करेगा और वहां से उसकी डेफिनेशन निकाल के इसको रन कर देगा। अब ये तो तो अब यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये एक रेफरेंस है, एक नाम है। तो एक हम आपको और तरीके से चला के दिखा सकते हैं, एज पीडी की जगह अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं और इस पीडी की जगह पर हम पांडास पूरा लिख देते हैं और इसको चलाते हैं, ये देखिए ये फिर से चल के आ गया। क्यों चल गया, क्योंकि वही है, या तो आप उसका पूरा नाम लिख दो या उसका निकनेम रख दो। जैसे इसको समझने के एंगल से बता रहे हैं कि एज करके जब हम लिखते हैं तो उसका निकनेम होता है। अब पूरी लाइब्रेरी, ये तो वैसे छोटी सी है, जैसे आप लोगों ने प्लॉटिंग का अगर किया होगा तो मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि बार बार जब जब आप उसके फंक्शंस को यूज करोगे, एक्स एक्सिस और एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइट आपका होता है, टाइटल है, शो है, ये सारे फंक्शंस का जब आप प्लॉटिंग में इस्तेमाल करते हो तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है। एज लगा देने से आप उसका एक छोटा निकनेम दे सकते हो, पांडास एज पीडी कर दिया। अब इसी चीज को चेक कर लेते हैं, इसको लाइक हम टीसी कर देते हैं, तो क्या ये काम करेगा। अब अगर आपने इसका निक नेम टीसी रखा है तो आपने यहां भी टीसी देना होगा। और अब हम इसको जब चलाएंगे, ये देखिए ये फिर से चल रहा है। तो ये जो साथ में दिया गया है एज करके, तो ये एक नाम है, ये यूजर की चॉइस होती है, ये नाम कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि पीडी ही रहे। अब इन्होंने क्या लिखा है, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 18 में वापस आओ तो इन्होंने लिखा है कि रीजनिंग में लिखा है कि द ओनली एलियास नेम दैट कैन बी यूज, ध्यान दीजिएगा, द ओनली एलियास नेम, मतलब अगर आप इसका नाम कुछ देना चाह रहे हो तो द ओनली नेम विच यू कैन गिव इज पाइथन इज पीडी। तो ऐसा तो नहीं है, नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, और जस्ट अभी हमने चेक किया तो इसका मतलब कि ये वाला जो सेक्शन है ये गलत है। तो असर्शन तो मेरा सही है, रीजनिंग हमारी गलत है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि आपके काफी सामने है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यही इसका आंसर होगा। यहां पर आके हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। सेक्शन बी, अब देखिए ब्रीफली एक्सप्लेन, यहाँ पर क्वेश्चन में आएंगे तो, अच्छा सॉरी ये तो उसका है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द पाइथन कोड रिटन बिलो हैज सिंटैक्टिकल एरर, रीराइट द करेक्ट कोड। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, सिंटैक्टिकल एरर। पाइथन के अगर एरर्स की बात करें तो अपने पास जनरली 3 टाइप के एरर आते हैं। 3 टाइप के जो एरर हैं उसमें आपका होता है सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर मतलब ऐसे एरर जिसमें आपने जो आपका कोडिंग होता है, कोडिंग के जो कीवर्ड्स होते हैं या उनके लिखने का जो तरीका होता है, आपने उसमें उसके सिंटैक्स में गड़बड़ की होती है। जैसे आप कोई ब्रैकेट लगाना भूल गए
या आपने कहीं कॉमा नहीं लगाया, या आपने किसी कमांड की स्पेलिंग गलत लिख दी, या कुछ कैपिटल की जगह स्मॉल, स्मॉल की जगह कैपिटल कर दिया, तो ये उस टाइप के इश्यूज पे बात हो रही है। ये होते हैं आपके सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्टिकल एरर यानी उसकी बात हो रहा है। जो लॉजिकल एरर होता है वो होते हैं ऐसे एरर जिसमें कि आपका कोड वैसे तो सही काम करता है, बट उसका जवाब वो नहीं होता जो आप चाह रहे होते। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना था और आपने प्लस ऑपरेटर की जगह माइनस ऑपरेटर लगा के कोड को चला दिया। तो कोड तो आपका पूरा प्योर चलेगा, आप नंबर्स दोगे तो कुछ जवाब भी देगा, मगर फिर जो आपको जवाब मिलेगा वो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होगा, ना कि एडिशन, और आपको चाहिए था एडिशन। तो ये होता है आपका लॉजिकल एरर कि जहां पर आपने जो प्रोग्राम आपको दिया गया था बनाने को, आप उस क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझ पाते हो और अपनी समझ से आप उसका एक आउटपुट बना देते हो, जो कि वो नहीं होता जो जिसने कोड दिया था या जिसने आपको सिचुएशन दी थी उसको जो आंसर चाहिए था। तो ये हो जाता है आपका लॉजिकल एरर। और एक होता है रन टाइम एरर थर्ड सेक्शन में, जिसमें कि सिंपली क्या होता है कि जब आप किसी कोड को कर रहे होते हो और उसमें आपको दिखता है कि लाइक जब आप कोड को रन करा रहे होते हो, सिंपल से एग्जांपल फिर से लेते हैं। 2 नंबर के एडिशन का आपने प्रोग्राम बनाया, आपने बोला इंटर 2 नंबर, बंदे ने पहले नंबर की जगह पर कोई अल्फ़ाबेट लिख के एंटर कर दिया। अब आप वहां पर ऑलरेडी वेरिएबल पर इंट इनपुट लगा के वैल्यूज ले रहे थे, अब यहाँ पर अगर उसने कैरेक्टर दे दिया तो यहाँ पर जाते ही ये कोड आपका अटक जाएगा। तो इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। या एक दूसरा रन टाइम एरर भी होता है जो जीरो डिवीजन एरर, जिसके बारे में भी हमने आपको शुरू में दिखाया भी था कि आपने बोला कि 2 नंबर के डिवीजन का प्रोग्राम आपने बनाया, यूजर से बोला 2 नंबर दीजिए, तो उसने पहला नंबर दिया 9 और दूसरा दे दिया 0। तो जब ये कोड चलेगा तो इसमें एक एरर आएगी। तो ये सारे एरर हैं जिनको बोलते हैं रन टाइम एरर, जो कि प्रोग्राम के चलने के दौरान आती है। सिंटैक्टिकल एरर में तो प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं होगा, ये शुरू में एरर देगा। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि इसमें एरर बताइए कि कौन कौन सा है और करेक्शन करिए उसको। अब देखिए, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो सीबीएसई है उनके मार्किंग का जो पूरा सिस्टम होता है वो काफ़ी बैलेंस्ड होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है और किसी भी जो मार्किंग होती है, लाइक एन एग्जामिनर, हम लोग ने जो कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग के साथ भी होता है कि आधे नंबर के नीचे का कोई सेट इसमें बनता नहीं। लाइक किसी को अगर आपने नंबर देना है तो मिनिमम आधा दे सकते हैं, 1 है, 1.5 है, 2 है, मतलब जिसका मिनिमम अमाउंट है वो आधे के एंगल से चलता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा गया है कि आपने एरर को पकड़ना है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, एक्चुअली 3 पॉसिबिलिटी। या तो इस प्रोग्राम में कोई एक ही एरर है जिसको आपने ठीक करना है और वो पूरा एरर ही 2 नंबर का है, या तो सिचुएशन दूसरी हो सकती है कि इसमें 2 एरर हैं एक एक नंबर के जिनको आपने ठीक करना है, या सिचुएशन हो सकती है 4 एरर हैं आधे आधे नंबर के और उनको आपको ठीक करना है। और तो बस यहीं पर है। अब इस ये रेफरेंस आपको काफ़ी एग्जाम में भी हेल्प करेगा अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी। जैसे अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम समझ गए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है और एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन इतने बड़े होते नहीं हैं। 5 लाइन का यहाँ पे कोड ही लिखा है और 2 एरर तो हमें एकदम सामने सामने दिख रही है, तो इतना ऑब्वियस है कि इसमें 2 से ज़्यादा एरर होंगे। अब एक एक करके चेक करते हैं। अब जैसे पहला लाइन इन्होंने लिखा इम्पोर्ट पांडाज एस पीडी, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि जो इम्पोर्ट का आई है ये कैपिटल है, और अगर आपने इसकी कोडिंग की होगी तो आप समझोगे कि इम्पोर्ट का आई हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। तो सबसे पहली एरर तो इसने यही बना दी, तो एक एरर हमने ये फाइंड आउट कर ली। दूसरी लाइन पे चलते हैं, डी एफ इजिकल टू टेक्नोलॉजी कॉलन, फिर ये डेटा लिखा है, मतलब सिंपली यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई इन्होंने। तो इस डिक्शनरी में तो कोई ऐसी हमें स्पेसिफिक गड़बड़ दिख नहीं रही है, ये अपनी जगह सही लग रहा है। आगे चलते हैं, डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डी एफ। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, डी एफ नाम का आपने डेटा फ्रेम बनाया इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर पी डी को ध्यान से देखो तो पी डी का पी इन्होंने कैपिटल लिखा है। ये गलत नहीं होता अगर उन्होंने ऊपर जब इसको इंपोर्ट करा रहे थे तब वहां पर इन्होंने स्मॉल लिखा था, अगर ये वहां भी कैपिटल लिखते तो कोई इश्यू नहीं होता। बट समस्या वही हो गई कि जब आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया तो आपने जो पीडी यानी उसका जो नाम, या इसको एलियास कह लो, या अगर हम इजी वे में समझाना चाहें तो इसको निक नेम कह सकते हैं, कि आपने उसका निक नेम दिया पीडी जिसमें पी और डी दोनों स्मॉल लेटर में था। बट जब आप उसको यूज कर रहे हो तो आपने नाम दे दिया पीडी जिसमें पी कैपिटल है। और आप जानते हो कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी इसमें कैपिटल और स्मॉल में फर्क आ जाता है। एसक्यूएल में ये चीज़ नहीं होता बट यहाँ पर ये होता है। तो इस वजह से एक तो एरर यहीं पर आ जाएगी, तो दूसरी एरर हमने यहाँ पर पकड़ लिया। इसके बाद आगे चलिए डेटा फ्रेम, इस अगर चीज़ को आप ध्यान से देखो तो आपने ये भी देखा होगा कि जब डेटा फ्रेम हम लोग करते हैं कोडिंग में तो डेटा फ्रेम का डी और एफ फ्रेम का एफ ये कैपिटल होता है, जो कि यहाँ पर इन्होंने दोनों ही स्मॉल कर दिया। तो ये हो गई हमारी तीसरी एरर। और फिर लास्ट में जब आप देखोगे प्रिंट में, तो प्रिंट का पी इन्होंने कैपिटल कर दिया।
और ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रिंट का पी हमेशा स्मॉल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये चारों एरर मिल गई। अब आपने क्या करना है, इस कोड को दोबारा से कॉपी पे लिखना है और उसमें ये जो गड़बड़ हुई थी आपने उन गड़बड़ को ठीक, लाइक जब आप कॉपी पे कोड दोबारा लिखोगे तो इंपोर्ट का आई स्मॉल लिखोगे और किसी पेन से वहां पर आपको आई थिंक सीबीएसई में अभी ब्लैक पेन अलाउड नहीं, ओनली ब्लू पेन अलाउड है। तो आप ब्लू डॉट और ब्लू जेल दो पेन आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप डॉट से लिखो और जेल से उसको हाईलाइटिंग के लिए इस्तेमाल करो, जैसे किसी चीज़ को आपने अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंस दिखानी है तो आप उसका इस्तेमाल करो। और या तो आप फिर जेल से लिखो तो फिर डॉट पेन से आप उसको अंडरलाइन कर दो। तो ये इसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं होगा। और क्योंकि दोनों पेन का जो पेपर पे कलर आता है वो थोड़ा डिफरेंट सा आता है। जनरली हम लोग डॉट से लिखते हैं और जेल से हाईलाइट करते हैं क्योंकि जेल का कलर थोड़ा सा लाइट में होता है, तो वो थोड़ा सा एज अ हाईलाइटर ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो आप फिर इस कोड को सही तरीके से लिखेंगे और ये सब पॉइंट जहाँ जहाँ गड़बड़ थी आप उसको, लाइक एक इंपोर्ट को आप अंडरलाइन करोगे, दूसरा पीडी को अंडरलाइन करोगे, फिर डेटा फ्रेम को अंडरलाइन करेंगे और प्रिंट को करेंगे। इतना करने में आपने अगर सही किया तो 2 नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द गिवन एसक्यूएल स्ट्रिंग। यहाँ पर एक आपको स्ट्रिंग दे दिया है, फिर पूछा है राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। अब ये दो काम दिए हैं, पूछा इन दोनों काम के लिए क्वेरी क्या होगी। पहला काम इन्होंने क्या दिया है, रिटर्न द पोजिशन ऑफ फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग द इन द गिवन स्ट्रिंग। मतलब इस स्ट्रिंग में द जो है वो आ रहा है, उसका पहला अक्रेंस, अक्रेंस मतलब कि कहाँ से आना शुरू हुआ है। अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से याद करोगे तो इसके लिए एसक्यूएल में हमारे पास एक फंक्शन होता था जिसका नाम था इंस्टर। इंस्टर क्या करता था, किसी एक स्ट्रिंग में कोई एक दूसरी स्ट्रिंग को मैच करता था और बताता था कि वो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अब इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए हम आपको लेके चलते इधर पर। अब यहाँ पर पहले से इनका एक सेक्शन पड़ा है, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेलेक्ट मॉड था इसको हटा देते हैं। सेलेक्ट इंस्टर। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इश्यू देने वाला है? ये एरर देने वाला है ऐसा हमें लग रहा है। पहले एक बार रन करा के देख लेते हैं। ओके, नहीं सही काम कर रहा है। चलिए, तो इसमें जैसे हम आपको एक सैम्पल एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक स्ट्रिंग होगी। अब हम क्या कहते हैं कि इस स्ट्रिंग में आपको ढूंढ के निकालना है कि लाइक नेम है कि नहीं, या सिंपली नेम कहाँ पर है। तो हमने कीवर्ड दे देते हैं नेम ऐसे, और अब हम इसको सबमिट करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, फोर्थ। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग इसमें एग्जिस्ट करती है और इस दोनों का तो जब एग्जिस्ट, तो पहला कैरेक्टर जहां पे मैच हो रहा है वो फोर्थ पोजीशन है। चेक करते हैं, 1 2 3 और 4, लाइक 1 2, ये स्पेस हो गया 3 और नेम का एन हो गया 4। अब ये चीज़ ध्यान देना, एक बेसिक होता है कि पाइथन में हम लोग जब स्ट्रिंग को पढ़ते हैं तो उसका पहला इंडेक्स शुरू होता है 0 से। एसक्यूएल में यही चीज़ शुरू होती है 1 से। तो इसी वजह से ये इस चीज़ का आप बहुत ध्यान देना, जब आगे कभी नंबर्स की ऐसी बात हो तो स्ट्रिंग की जो होती है इंडेक्सिंग वो 1 से ही स्टार्ट होती है। तो ये नेम इसका एन जो है वो पहली पोजीशन पे कर रहा है। अब इस चीज़ को दूसरा कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया मान लीजिए राज। अब टेक्निकली इस स्ट्रिंग में ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब हम इसको रन कराएंगे तो जवाब क्या आएगा, 0। तो एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, इसके लिए हम लोग इंस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो सिस्टम इसका जवाब 0 दे देता है, और अगर एग्जिस्ट करती होगी तो ये जिस पॉइंट से मैच कर रही होगी उनका पहले कैरेक्टर को ये प्रिंट कर देगा। अब जैसे खान लिखा तो क्या होगा, ये इसकी ये 12वीं पोजीशन में मैच कर रहा है। आप इसको चाहो तो एक बार न्यूमेरिकली मैच करा के देख सकते हो। हम इसका जूम बढ़ा देते हैं सो दैट आप लोग अगर इसको मोबाइल की स्क्रीन पे या कहीं भी देख रहे हो तो आपके लिए इजी हो। करके भी दिखा दें, 1 2 स्पेस 3 4 5 6 7, एक स्पेस 8 9 10, एक स्पेस 11 और ये 12, और ये इसका आंसर भी आया है 12। अब ये ध्यान दीजिए, जैसे खान था अब हम इसको खानदान कर देते हैं। तो टेक्निकली क्या है, ये स्ट्रिंग तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, खान करता है बट खानदान पूरा नहीं करता। तो इस केस में जब हम सबमिट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो एक स्ट्रिंग। अब एक और सैंपल लास्ट करके दिखा दें, नेम इज अगर हम सर्च करेंगे तो ये पूरा नेम इज यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, पहला एन 4 पे है, तो जो नेम का आंसर आ रहा था वही यहाँ भी आएगा। बट इसी चीज को अगर हम एक स्पेस बढ़ा के दे देते हैं तब क्या होगा, नेम इज में यहाँ देखिए डबल स्पेस हमने दिया है, इसको सबमिट करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। क्योंकि नेम इज एक स्पेस के साथ तो एग्जिस्ट करता है, 2 स्पेस के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये है इंस्टर।
अब अगर हम इधर पे आएंगे तो आपको ये दिखेगा, इसने पूछा है कि राइट सुटेबल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टू रिटर्न द, मतलब इस स्ट्रिंग में हमको द ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम साइड में इधर ही लिख दे रहे हैं, सेलेक्ट इंस्टर के बाद ये कंटेंट पहले डाल देते हैं और इसमें द ढूंढना है, द, और इसको रन करते हैं। ये देखिए इसने जवाब दे दिया, यही इसका आंसर था। अगले पर बात करें, टू एक्सट्रैक्ट लास्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अब कोई स्ट्रिंग इसके साथ में, आई थिंक इसी स्ट्रिंग की बात हो रही है कि लास्ट 5 कैरेक्टर्स आपने प्रिंट करना है। तो लास्ट 5 कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, सेलेक्ट राइट कंटेंट और फिर कॉमा 5, जैसा कि आप देख सकते हो। और जब हमने इसको चलाया यहाँ पर आपको जवाब देखिए ये बेस्ट मिलके आ गया। ये तो ऊपर वाली स्ट्रिंग है, दोबारा से ऊपर वाले कमांड है, दोबारा चल रहा है। तो ये हो गया राइट फंक्शन, जिसके थ्रू आप इसका आंसर ले सकते थे। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए ध्यान दें, ये सब जो फंक्शंस है एसक्यूएल के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इनकी एक पूरी लिस्ट और इनकी एक वर्किंग बना के अभी चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ भी आप लोग उसको देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड। तो यहाँ पर एक इन्होंने कोड दिया है और पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब देखिए इस कोड को तो अभी हम रन कराएंगे तो ऑब्वियस है इसका आंसर आ जाएगा। बट ध्यान से देखो इन्होंने क्या किया, पहले एक लिस्ट बनाई है इंपोर्ट कराने के बाद। अच्छा एक चीज़ और, प्रेडिक्ट द आउटपुट वाले क्वेश्चन जनरली जब भी आए तो ध्यान दे, उसमें फिर गलती होने के चांसेस नहीं। तो लाइक उसमें कोई एरर आपने नहीं ढूंढना है। अगर कुछ एरर जैसा दिखे भी तो आपको ये मान के चलना है कि वो सही है। लेट अस सपोज एग्जाम में यह स्मॉल में भी प्रिंट हो जाता तो आप उसको कैपिटल मान के उसका जवाब दे देते। साथ में आप ये भी लिख सकते थे कि प्रिंटिंग में स्मॉल हुआ है तो एरर हो सकती, बट अगर मान लें कि वो कैपिटल लिखा होता तो उसका जवाब ये होता है। क्योंकि अगर जनरली वो लोग उसको टेस्ट करके ही देते हैं, बट जस्ट फॉर द सेफ साइड हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये कीवर्ड हो गया जब एक लिस्ट है। अब अगर हम किसी लिस्ट को सीरीज में सीधे सीधे पास करते हैं तो जो लिस्ट का कंटेंट होता है वही उस सीरीज की वैल्यू हो जाती है। अगर हम इंडेक्स कुछ ना दे तो सिस्टम अपनी तरफ से 0 1 2 दे देता है, अगर हम दें तो फिर हम जो देंगे वो ले लेता है। मगर यहाँ ने लिखा है लिस्ट इंटू 2। अब इसी लिस्ट इंटू 2 में ही सारा गेम है। लिस्ट इंटू 2 का मतलब क्या होता है, अगर आप ये जानोगे तो फिर आप इसको समझ जाओगे। ज़्यादा एक जो कॉमन मिस्टेक है जो यहाँ पर हो सकती है कि लिस्ट इंटू 2 का मतलब लोग ये निकाल लेगा कि लिस्ट के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -20 -40 -60 कर देंगे और बस वहीं पर हो जाएगी गड़बड़। लिस्ट इंटू 2 जब भी करते हैं तो पाइथन में क्या होता है, वो लिस्ट के कंटेंट को डबल कर देता है, लाइक जो है उतना ही कॉपी उसके पीछे और लगा देता है। सैंपल के लिए हम आपको एक बार ये यहाँ पर करके दिखा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम आते हैं, n इज इक्वल टू एक लिस्ट हमने दिया 10, 20, 30। अब जब हम n इंटू 2 लिख के इंटर करेंगे तो ये देखिए क्या हो गया, 10 20 30 10 20 30 उतनी उसकी कॉपी बना देता है। अब जैसे लाइक n इंटू 5 कर दिया तो उसकी देखिए यहाँ पर 5 कॉपी बनी हुई है। 10 20 30 एक, ये दो, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो ये सिंपली उसकी कॉपी बनाता है। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से चला जाए तो क्या होगा, ये इसकी कॉपी करेगा। लाइक एक जो लिस्ट यहाँ पर एक्चुअली में सिस्टम को सीरीज पे लगने के लिए जो वैल्यूज आएगी जिस लिस्ट में, तो यहाँ पर वो एक्चुअली लिस्ट आएगी 10 -10 -20 -30 -10 -20 -30। तो जब ये चलेगा तो इसका जवाब जो लिस्ट में बन के आएगा वो एक 6 एलिमेंट की लिस्ट होगी, जिसमें 10 20 30 10 20 30 ये माइनस वाला रहेगा। इसको टेस्टिंग के लिए हम एक बार इधर भी चला देते हैं। इस इंपोर्ट को हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी इंपोर्ट करा है। इसको कमेंट कर देते हैं, केवल एक सीरीज है जो हमारी प्रिंट होगी। ओके अच्छा हाँ, इसका नाम चेंज किया था ना हमने। ओके देखिए 10 20 30 एक, 10 20 30 एक, इंडेक्सिंग नहीं दी थी तो सिस्टम ने अपनी तरफ से लगा दी। तो ये इसका आउटपुट होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 24 में, कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट एज राजस्थान। मतलब इसमें आपको कंप्लीट करना है जो खाली जगह है और आपको राजस्थान लास्ट में आउटपुट है इसके हिसाब से करना है। अब देखिए 4 ब्लैंक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपको चारों को भरना है, सब पे आधा आधा नंबर। तो सबसे पहले एकदम ये स्टैंडर्ड लाइन है, आप जानते हो इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, तो पांडाज लिख देना स्मॉल लेटर में करते हुए। फिर डी आई मतलब क्या है, एक डी आई नाम की डिक्शनरी बनाई। ये डिक्शनरी की की है, ये उसकी वैल्यू है, फिर ये उसकी की है और ये इसकी वैल्यू है। ये ऐसे करके चल रहा है। तो कॉर्बेट के लिए उत्तराखंड है, सरीशा के लिए, सरीक्षा के लिए राजस्थान है, कान्हा के लिए मध्य प्रदेश है और गिर के लिए गुजरात है। ये कीज और वैल्यूज का पेयर हो गया।
फिर np इज इक्वल टू डैश डॉट सीरीज। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर एक सीरीज बन रही है और साथ में पहले क्या लगता है, तो ये आप ऊपर भी यहाँ देख रहे हो लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा np इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये जो डी आई है इसको हम पास कर देंगे। तो जब हम किसी डिक्शनरी को सीरीज के अंदर पास करते हैं तो डिक्शनरी की जो कीज होती है वो उसका इंडेक्स बन जाता है, और डिक्शनरी की जो वैल्यूज होती है वो सीरीज की वैल्यू बन जाती है। और प्रिंट एनपी के साथ ये। अब इस चीज को हम सोच रहे हैं एक बार आपको चला के भी दिखा दें। आई थिंक ज्यादातर लोग तो गैस कर लिए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, बट ये लास्ट पॉइंट में अक्सर थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो हम इसको यहाँ से लेके आते हैं यहाँ पर और पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए इंपोर्ट पांडाज एस पीडी, तो आप समझ रहे हो तो हम इसको हटा देते हैं। अब इस जगह पर क्या आएगा, एनपी सॉरी पीडी डॉट सीरीज, और इसमें यहां पर आएगा आपने उस डिक्शनरी को पास कर देना है डी आई प्रिंट एनपी। इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, और पुराना जो ये सीरीज चल रही थी इसको हटा देते हैं और इसको रन कराते हैं। सिंटैक्स एरर क्यों, अच्छा ये एक्चुअली एम एस वर्ड पे प्रिंटिंग होती है ना, तो इस वजह से ब्रैकेट्स का अंदाज अक्सर अलग अलग सा होता है। अब ये आप सामने देख रहे हो, ये कीज है कॉर्बेट सरीक्षा कान्हा और गिर, ये लाइन से, और ये लाइन से आपका उत्तराखंड राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात, ये आपका वैल्यूज है। अब ये पूरी चीज प्रिंट हो रही है। अब आप जानते हो सीरीज, वैसे ऊपर वाली जो सीरीज थी इसमें अगर हम आपसे ये कहें कि -10 प्रिंट करना है तो आप लिखोगे 0। अगर पहले वाले -10 की बात करेंगे तो इंडेक्स आप लिखते हो, वो सिस्टम उसकी वैल्यू प्रिंट करता है। यही सिंपल सा रूल होता है। तो यहां पर इन्होंने ये कहा था कि हमको जवाब में चाहिए रिक्वायर्ड आउटपुट एज राजस्थान। टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट ऑल वी नीड टू डू इज कि हम यहाँ पर कोडिंग में आते हैं, और यहाँ पर हमें राजस्थान के लिए कौन सा की है वो लिख देना है। अब यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हो राजस्थान के लिए सरीक्षा, या आप आउटपुट में देख लो राजस्थान के लिए उसकी की है सरीक्षा, तो आपने वही करना है। यहाँ पर आते हैं और SARISKA और इसको रन करा देते हैं, और देखिए ये राजस्थान जवाब हमारा आ गया। तो ये हो गया एक बेसिक। अब फिर व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल, नेम एनी टू, यानी एग्रीगेट फंक्शंस एसक्यूएल में क्या होते हैं और कोई दो फंक्शंस के नाम बताइए। अब एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, आपके पास देखो दो कैटेगरी में फंक्शंस होते हैं, सिंगल लाइन फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन। सिंगल लाइन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो एक बार में किसी एक वैल्यू पर काम करते हैं, और एग्रीगेट फंक्शंस वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज पर एक साथ काम करते हैं। अब जैसे आपने अभी जो चलाया, एक बार अगर उन्हीं की बात करें पीछे, यहाँ पर हमने इंस्टर चलाया था, उसके नीचे हमने राइट चलाया था। ये दोनों ही फंक्शन की बात करें तो ये आपका, और ऊपर एक और था, जैसे यहाँ पर आपने जो था अपर और यू केस, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये आपके सिंगल लाइन फंक्शन है, क्योंकि ये एक बार में एक वैल्यू लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। अब एग्रीगेट मतलब ऐसे फंक्शन जो दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज पे काम करें, और ये भी आप लोग आई थिंक गेस कर लोगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैक्स फंक्शन है, तो अब ये मैक्स है, बड़ी वैल्यू ढूंढना है तो भाई कम से कम दो वैल्यू तो रहे तब तो उनमें से ढूंढेगा। तो ये दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढता है। मैक्स है आपका, मिन है वैसे ही, सम है आपका, और ये सारे जो फंक्शन है ये आपके एग्रीगेट में आते हैं। तो आप इन सब फंक्शन में से कोई एक तो डेफिनेशन बता देना जो हमने बताया आपको। एग्रीगेट फंक्शंस आर दो फंक्शंस इन एसक्यूएल विच वर्क ऑन मोर देन टू वैल्यूज, या मोर देन टू रोज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब एसक्यूएल की बात करेंगे तो ये टेबल्स के रेफरेंस से बात होती है। नेम एनी टू में आप मैक्स और मिन लिख सकते हो। काउंट है आपका, ये भी है सही है आपका एग्रीगेट फंक्शंस में जो एक वैल्यूज को गिनने के लिए यूज होता है। तो यहां पर आके हमारा सेक्शन बी पूरा होता है। ओके, तो अब चलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में हमारे पास पहला ही क्वेश्चन क्या है, एसक्यूएल के एंगल से पूछ दिया है। इन्होंने क्या लिखा है, आपको एक टेबल दे दिया और उसके बाद तीन क्वेरीज दी हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन और उसके साथ और लगा के उन्होंने तीन स्टेटमेंट दिए हैं, उनकी क्वेरीज लिखना है, और लगा के उन्होंने तीन क्वेरीज दी है जिनके लिए आपने उनका आउटपुट चार्ट बनाना है कि कैसा आएगा। तो आप ये दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अभी के केस में हम दोनों लोग करेंगे, दोनों ही ऑप्शंस को यूज करेंगे। बाद में फिर आप एग्जाम में जब करना तो दोनों में से कोई भी एक उठा सकते हो।
तो पहले सीधे सीधे ही लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल हो गया। टेबल में क्या है, कॉलम मेरे पास 5 कॉलम है। पहला है नंबर का, जो सिंपली आई थिंक इंडेक्स जैसा है। दूसरा सेगमेंट है, जो सेगमेंट में देख रहे हो वैल्यूज रिपीट भी हो रही कुछ। फिर फ्यूल, यहाँ भी वैल्यूज रिपीट हो रही है। QT1 QT2 आई थिंक Q1 Q2 की बात हो रही है। वो हम कह कैसे रहे हैं, क्योंकि हमने नीचे का जो क्वेश्चन पढ़ा है ये फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर लिखा है। आई गेस उसी की बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने लिखा है डिस्प्ले फ्यूल वाइज एवरेज सेल्स इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो मतलब आपको फ्यूल वाइज, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जब वर्ड फ्यूल वाइज जैसे सेगमेंट वाइज लिखा है, तो जब फ्यूल वाइज या किसी के साथ ऐसे लिखे ना, तो इसका मतलब है कि फ्यूल के हिसाब से ग्रुपिंग की बात कर रहा है, कि फ्यूल के हिसाब से एवरेज सेल्स बताओ फर्स्ट क्वार्टर की। या इसको अगर आप सिंपली हिंदी में ट्रांसलेट करो तो सेंस ये निकलेगा कि आपने क्या दिखाना है, एवरेज सेल्स दिखाना है फर्स्ट क्वार्टर की फ्यूल वाइज। तो अगर आपने इसको फ्यूल वाइज दिखाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने कैटेगराइज करना है, ग्रुपिंग करनी फ्यूल के हिसाब से। तो अगर आपने सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का डेटा दिखाना होता तो आप क्या लिखते, सेलेक्ट एवीजी ब्रैकेट में QT1 फ्रॉम कार सेल्स। तो अगर हम इसके आउटपुट को लिखने की कोशिश करें, ओके हम यहाँ पर एक्चुअली आइडल पे लिख रहे हैं, बट करना आपने इसको उधर ही रहेगा, या वहीं करते हैं चलो। अब ये टेबल एक्चुअली मेरे पास बना हुआ है नहीं, तो हम आपको सिर्फ अलग से इसकी क्वेरी दिखा देते हैं, बट ये सामने रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट फ्यूल वाइज एवरेज सेल्स फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर। तो इसका अगर हम जवाब लिखेंगे तो कुछ कैसा आएगा, सेलेक्ट एवरेज सेल्स पूछा है तो एवीजी सेल्स। अच्छा सेल्स का यहाँ पे अलग से कोई वो नहीं है, पहले तो आप ये देख लो, ये QT1 QT2 जो है वो उसी के अंदर वो जो लिखा है वही उसकी सेल है। तो इसने किसका है, फर्स्ट क्वार्टर की पूछा है, तो QT1 फ्रॉम, टेबल का नाम क्या दिया है इन्होंने, कार अंडरस्कोर सेल, कार अंडरस्कोर सेल्स। तो तो डिस्प्ले फ्यूल वाइज एवरेज सेल्स इन फर्स्ट क्वार्टर, फ्यूल वाइज, तो ग्रुप बाय फ्यूल, ये इसका आंसर होगा। मेरा माउस की क्लिक कुछ अटक रही है। ये सेलेक्ट एवरेज QT1 फ्रॉम कार सेल्स ग्रुप बाय फ्यूल। तो इसमें क्या होगा, Q1 का पूरा एवरेज निकालेगा ये फ्यूल के हिसाब से ग्रुपिंग करके, मतलब पेट्रोल का अलग एवरेज दिखाएगा, डीजल का अलग एवरेज दिखाएगा, ऐसा करके। फिर क्वेरी नंबर 2 की बात करें तो डिस्प्ले सेगमेंट वाइज हाईएस्ट सेल इन द सेकंड क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर की अगर हाईएस्ट सेल दिखाना होता तो फिर इसका आंसर कुछ कहाँ गया, इसको और छोटा कर देते, डिस्प्ले सेगमेंट वाइज हाईएस्ट सेल पूछा है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो पहले तो हाईएस्ट सेल पूछा है और सेकंड क्वार्टर के पूछा है। तो अगर सेकंड क्वार्टर के हाईएस्ट निकालना है तो हमारे पास मैक्स फंक्शन होता है और ब्रैकेट में लिख देंगे QT2। तो ये सेकंड क्वार्टर की हाईएस्ट सेल सिंपली दिखा देगा, अगर हम इतने पे ही छोड़ दें सेल्स। तो ये सेकंड क्वार्टर का जो भी मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर है, जो मैक्सिमम सेल है एक्चुअली, तो उसको दिखा देगा। गेम ये है, इन्होंने क्वेश्चन रखा है कि डिस्प्ले सेगमेंट वाइज हाईएस्ट सेल इन सेकंड क्वार्टर, सेगमेंट वाइज, फिर देखो वाइज हमने बोला था ना, तो इसका मतलब ग्रुप बाय सेगमेंट वाइज। तो इसमें सेगमेंट नाम का कुछ, हाँ ये देखिए बना है SEGMENT, सेगमेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और थर्ड क्या है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स इन सेकंड क्वार्टर, मतलब डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स इन सेकंड। अच्छा मतलब कि आपको सारा कुछ डेटा दिखाना है। तो सारा कुछ दिखाना है तो पहले तो सेलेक्ट कर देते हैं स्टार फ्रॉम कार अंडरस्कोर सेल्स। अब फिर इन्होंने क्या लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स इन सेकंड क्वार्टर, मतलब सेकंड क्वार्टर की जो सेल है ये, इस सेकंड क्वार्टर में जो पूरी सेल हुई इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए आपको दिखाना है इसके हिसाब से। ओके तो हम लगाएंगे ऑर्डर बाय QT2, तो सेकंड क्वार्टर के हिसाब से ये कर देगा। और साथ में क्या लगा रहे हैं,
डिसेंडिंग करना है ना, तो DESC, डिसेंडिंग। बस इतना आपने लगना करना है और ये आपका चीज कंप्लीट। ये तीनों क्वेरी का जवाब ये हो गया। और अब इसके और ऑप्शन पे अगर हम एक बार आ जाए, तो इन्होंने उसके अलावा ऑप्शन में दिया था कि आप या तो इस स्टेटमेंट्स के लिए क्वेरी लिख दो, या इन्होंने क्वेरी दिया था उसका जवाब। तो पहला क्या है, सेलेक्ट लेफ्ट सेगमेंट कॉमा टू फ्रॉम कार सेल्स वेयर फ्यूल इज इक्वल टू पेट्रोल। तो इसमें देखिए क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है, लेफ्ट सेगमेंट टू, यानी सेगमेंट में लेफ्ट की तरफ से पहले दो कैरेक्टर, यानी सीओ इधर है तो सीओ इधर है, एमबी उधर है, ये पहले दो कैरेक्टर आएंगे। फ्रॉम कार सेल्स मतलब इसमें से तो ऑब्वियस है। फिर वेयर फ्यूल इज इक्वल टू पेट्रोल, मतलब जहां जहां पर फ्यूल पेट्रोल है, यानी लाइन नंबर 1 आपका आएगा, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 7। इन सब में से सेगमेंट के एंगल का पहला पहला आपने प्रिंट करना है। तो अब इसका जवाब कैसे बन के आएगा, ये चीज आपने ध्यान देनी। अब हम इस चीज को यहां पर आपको चला के दिखा दे। देखिए जैसे यहां पर मेरे पास एक क्वेरी पड़ी है, तो जो ऊपर वाला एक टेबल ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा था, पाइथन नहीं है ये, सॉरी। तो एक यहाँ पर ऑलरेडी डिफॉल्ट डेटाबेस पड़ा हुआ है, सॉरी डिफॉल्ट टेबल बना हुआ है प्रोडक्ट नाम का, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, नेम है और डिस्क्रिप्शन। तो हम इस नेम वाली चीज पर आपको करके दिखा देते हैं। क्या था, लेफ्ट सेगमेंट टू, ओके, LEFT लेफ्ट। अब सेगमेंट नाम का तो यहाँ पर कॉलम नहीं है, नेम नाम का है, नेम कॉमा टू कर देते हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट। इसको सबमिट करते हैं। ये फिर खाली दिखा रहा है। ओके ये काम करता है, बट ये कुछ अजीब तरीके से, लाइक पहली क्वेरी जब तक नहीं सही होगी तब तक ये काम नहीं करता। ओके देखिए, तो ये देखिए इसने क्या किया, लेफ्ट नेम कॉमा टू जब हमने चलाया तो जितने नाम थे उनमें सबका पहला दो कैरेक्टर्स ने उठा लिया। जैसे EN यहाँ पर, DA यहाँ पर और C# यहाँ पर, ENDA और C#। तो यही था लेफ्ट सेगमेंट टू फ्रॉम कार। तो ये कार के जो जितने सेगमेंट में सबके नाम लिखे हैं, सबका पहला दो कैरेक्टर उठा लेगा उस जगह पे जहाँ पे फ्यूल होगा। नेक्स्ट पे चले तो सेलेक्ट QT1 माइनस QT2 एज एवरेज सेल्स फ्रॉम कार सेल्स वेयर सेगमेंट। ओके, मतलब अब इसमें क्या करना है, Q1 माइनस Q2 करेंगे, इसमें से उसको घटा के जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो डिवाइड कर देंगे। अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इसने Q2 माइनस Q1 लिखा है। टेक्निकली एवरेज होता है प्लस। अब यहाँ पर मामला फंस रहा है कि आप एग्जाम में क्या करोगे। तो जितना हम समझ रहे हैं, आप जो लिखा है उसको माइनस के हिसाब से ही कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि जो उन्होंने दिया है, इन्होंने यही पूछा था ना कि जो क्वेरी है चलेगी तो उसका क्या जवाब होगा। भले इन्होंने बाद में लिखा है एवरेज सेल, ये बात सही है कि ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज का तो नहीं है, ये प्लस होता तब ये एवरेज का फॉर्मूला बनता। यहाँ माइनस लिखा है, बट फिर भी जो लिखा है हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो QT1 माइनस QT2/2 कर देंगे, तो QT1 में से QT2 घटाएंगे, एक तो पहले ये, सॉरी 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो कोई एक वैल्यू निकल के आएगी, डिवाइड बाय 2 करेंगे, उसका कुछ आंसर आएगा। और उसको एक कॉलम में दिखाएंगे, उस कॉलम की हेडिंग होगी एवरेज से। अच्छा ध्यान देना, ऊपर वाली क्वेरी में कॉलम की हेडिंग ये होनी चाहिए, नीचे वाली में कॉलम की हेडिंग होगी एवरेज सेल्स फ्रॉम कार सेल वेयर सेगमेंट इज इक्वल टू SUV। ओके, तो यानी जहां जहां पर SUV लिखा है, यानी केवल दो ही जगह लिखा है, ये इतना। तो आप इन दोनों का QT2 में से QT1, इधर भी QT2 में से QT1 घटाएंगे, और जवाब जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे।
और कॉलम करके प्रिंट कर देंगे। ऊपर रहेगा आपका हेडिंग में क्यूटी एवरेज सेल्स ये, और नीचे ये आपका जवाब रहेगा। थर्ड की बात करें तो सेलेक्ट सम क्यूटी वन टोटल सेल फ्रॉम कार सेल वेयर फ्यूल इज इक्वल टू जीरो। मतलब आपको क्या करना है, क्वार्टर वन का जो नंबर्स हैं उनको सबको जोड़ देना है, और जोड़ के उसको एक कॉलम में लिख देना है जहाँ जिसकी हेडिंग होगी टोटल सेल। और ये कहाँ कहाँ जोड़ना है, केवल उसने जहाँ 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 डीजल है, यानी एक तो ये वाला जोड़ना है, एक ये और एक ये। तो यानी 34,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 प्लस 1,000, इसका जो भी जवाब आ रहा होगा आपको इसको एक कॉलम बना देना, ऊपर लिखना टोटल सेल और उसमें नीचे लिख देना आप ये नंबर। तो यहाँ पर आके ये पूरा होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि क्रिएट ए डेटा फ्रेम इन पाइथन विद द गिवन लिस्ट। आपको एक लिस्ट दे दी है और बोला गया है कि आपको इसमें अपने हिसाब से एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो अब इसने क्या किया, हमको एक क्वेरी दिया है और हमको ये डेटा फ्रेम बना के लाना है। चलिए इसको करने से पहले हम इस लिस्ट को एक बार ज़रा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको बना के देखते हैं। पाइथन के क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि आपको चला चला के ही दिखाते रहे, ताकि कॉन्सेप्ट भी आपका इसमें रिवाइज हो जाए। अब ये जो तीनों लाइनें लिखी हैं इनको यहाँ हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं। ये पुराना जो कोड था इसको भी हटा देते हैं, अब इसका भी कोई काम नहीं है। कंट्रोल वी करके पहले इस लिस्ट को ले आते हैं और इस लिस्ट को मान लो हम एल नाम से सेव कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए df1 नाम का डेटा फ्रेम बना लेते हैं। इन्होंने कोई नाम तो नहीं दिया है, क्रिएट ए डेटा फ्रेम तक बस छोड़ दिया है। तो df1 रख देते हैं इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम एल। अभी इसमें चीजें मिसिंग हैं, केवल इतने पर एक बार आपको चला के दिखाते हैं। क्या इनवैलिड, अरे यार ये इन्होंने क्या किया है, सब एमएस वर्ड के डेट वो हैं ब्रैकेट्स। सिंगल ही रखते हैं, थोड़ा तेज होगा। और चलो ऐसे ही लिख देते हैं, आप समझ तो जाओगे उसमें रेफरेंस क्या है। अच्छा ये एक छूट गया भाई साहब, या इनको हटा ही देते हैं, इनके बिना भी रेफरेंस तो वही रहेगा, कोड तो आपका सेम ही है। अब चला के देखते हैं। ओके देखिए ये बन के आ गया, हमारा डेटा फ्रेम कंप्लीट है। अब जो इन्होंने कहा था उसके एंगल से क्या है, देखिए ये इनका जवाब था ये। तो ये जीरो, ये जो अगर आप रोज की बात करो तो हमारी ये रो एग्जैक्टली वही है जो इनकी रो थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इनका एक तीसरा हमने अभी जस्ट हटा दिया है, बट वो रहता तो वो भी यहाँ पर ऐसे ही रहता थर्ड करके। फर्क क्या आ रहा है, बस यहाँ पर नेम डिपार्टमेंट सैलरी पड़ी जो हमारा 012 आ रहा है, हमें इसको कुछ करके चेंज करना है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर आपने याद होगा, कॉलम्स इज इक्वल टू करके हम लिख देते हैं उसका नाम जो हम चाहते हैं कॉलम की हेडिंग में बन के आए, नेम डिपार्टमेंट सैलरी। चलिए नेम डिपार्टमेंट हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, थोड़ा तेज हो जाएगा, सैलरी। आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो पूरा ही लिखना। तो अब अगर ये कोड मेरा सही है तो ये देखिए ऊपर नेम डिपार्टमेंट सैलरी, जो पहले पिछली बार 012 आ रहा था, अभी ये क्या आ रहा है, नेम डिपार्टमेंट सैलरी। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम बना सकते हैं। फिर राइट माई स्क्वेयर स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टू क्रिएट ए डेटाबेस नेम फूड एंड टू क्रिएट ए टेबल नेम न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले इन्होंने लिखा क्रिएट ए डेटाबेस नेम फूड। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अब इनका कोड हम हटा देते हैं, पूरा अपना ही करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस फूड और फिर यूज फूड, ये दो लाइन आपने लिखनी। अच्छा अब एक चीज ध्यान देगा, हम ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करना ये अलाउ नहीं करते। हम अगर रन कराएंगे तो ये इस पॉइंट पर फंसेगा। बट आपके एग्जाम की बात करें तो आपने ये जो पहला क्वेश्चन है इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम गेस कर रहे हैं ये 1 नंबर का होगा और ये 2 नंबर का होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा कोड है, ये छोटा कोड है। तो टू क्रिएट डेटाबेस नेम फूड, तो यहाँ पर हमने ये 2 लाइन आपने लिख देना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस उसका नाम, फिर यूज करके एक बार उसको हम डेटाबेस को एक्टिव करते हैं।
ये लाइन केवल डेटाबेस को बनाती है, सेकंड लाइन डेटाबेस को एक्टिव करती है कि अब जो टेबल बनेंगे वो सारे फूड नाम के डेटाबेस में बनेंगे। अब इसके बारे में पूछा है, एक टेबल बनाना है, नेम न्यूट्रिशंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो अब इसको हटा देते हैं, तभी बन पाएगा। क्रिएट टेबल न्यूट्रिशन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और अब इन्होंने क्या दिया, कॉलम, दो ही कॉलम इसमें, एक फूड आइटम एक कैलोरी, और उसका डेटा टाइप भी दिया हुआ है। तो फूड आइटम, तो पहले फूड, आई थिंक ऐसा ही लिखा था, हाँ। देखिए कैपिटल स्मॉल यहाँ पर है, आप इसका रेफरेंस यूज कर सकते हो एग्जाम में, कैपिटल स्मॉल लेके चलना, नहीं लेके चलेंगे तो भी कोई ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एसक्यूएल आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। बट फिर कॉपी में लिखने के हिसाब से कोशिश करना कि फूड आइटम का एफ और आई कैपिटल ही कर देना। फिर डेटा टाइप इसने दिया वैरकैर 20, तो वैरकैर ब्रैकेट में 20, उसके साथ में कॉन्स्टेंट इन्होंने दिया है प्राइमरी की, तो साथ में, एक्चुअली आज खिचड़ी का भी दिन है तो काफ़ी आसपास से आवाज़ें भी आ रही हैं, हमें नहीं पता यहाँ पर कितना माइक कैप्चर कर रहा है, बट कभी कभी ज़्यादा तेज़ हो रही तो हमको लग रहा है शायद वो भी आती होगी। फिर कैलोरीज है, कैलोरीज, कैलोरीज के लिए उन्होंने क्या दिया है, इंटीजर, हम एंटी लिख देते हैं, ये दोनों केस में काम करता है, और ब्रैकेट ओपन, और ये फिर आई थिंक बस इन्होंने इतने पर ही बोल दिया है, तो यहीं पर आके आपका काम खत्म। इसमें वैल्यू इंसर्ट करने को तो बोला नहीं है, तो ये इसको हम इतने पे रोक देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, फिर ये इसको स्किप कर रहे हैं, हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कि आप अगर आप ध्यान से देखो तो कंसिडर द डेटा फ्रेम करके यहाँ पर एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है, और साथ में आपसे पूछा है तीन स्टेटमेंट की, इन तीनों स्टेटमेंट्स के एंगल से पाइथन कोड लिखना। अब सबसे पहला क्या है, ऐड ए कॉलम नम अंडरस्कोर कॉपीज विद द फॉलोइंग डेटा, ये अब इसको भी करके दिखाते हैं। देखिए हमारे पास पहले से एक डेटा फ्रेम पड़ा ही हुआ है, हम इसमें ही कुछ ऐड करके दिखा देते हैं कि कमांड तो वो डेटा फ्रेम के हिसाब से चेंज हो जाएगा। इन्होंने एक डेटा फ्रेम सॉरी का ऐड करने का दिया था, तो ऐड करने के लिए क्या होता है, पहले हम डेटा फ्रेम का नाम रखते हैं और साथ में हम उस कॉलम का नाम देते थे जो इन्होंने कॉलम ऐड करने को बोला है। इन्होंने बोला है नम कॉपीज, तो हम वही कर देते हैं। अब पाइथन है तो केस सेंसिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि सही तरीके से लिखें, नम अंडरस्कोर कॉपीज, कॉपीज ही था ना, हाँ, विथ फॉलोइंग डेटा, ये नम कॉपीज इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने डेटा जो इन्होंने दिया है डेटा वही आपने लिखना है, 300 290, कुछ भी दे देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने इसके एग्जैक्ट इनके डेटा फ्रेम को यूज़ नहीं किया, इनके डेटा फ्रेम में है 4 रोज। हम यहाँ पर जब डेटा फ्रेम जो अपना सैम्पल डेटा फ्रेम में इस चीज़ को कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास टोटल 3 रोज है, एक दिव्या एक ममता एक पायल वाली। तो जब 3 ही रोज हमारे पास है तो यहाँ वैल्यू भी 3 ही लगेगी। अब आप जब एग्जाम में लिखना तो आप चौथी वैल्यू भी पूरा लिख देना, जब अगर एग्जाम के हिसाब से हम इसका जवाब बताएं तो आपने वो चौथी वैल्यू 760 भी देनी है, 450 और 760, एक्चुअली ये होगा एग्जैक्ट उसका आंसर। और डेटा फ्रेम का नाम इन्होंने क्या दिया है, जेनर, GNRE, तो DF1 नहीं होगा, यहाँ पे जेनर होगा। बट हम अपने इस सैम्पल डेटा फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए हमने नाम ये दिया है। अब ये देखने के लिए कि क्या, अच्छा एक और कम कर दें, ओके। अब क्या इसने ऐड किया, प्रिंट कर देते हैं DF1 को फिर से, ओके। देखिए पुराने में क्या था, नेम डिपार्टमेंट सेल्स इतना ही था, अब क्या है, नेम डिपार्टमेंट सेल्स के साथ ये नम कॉपीज करके एक और ऐड हो गया। यही इन्होंने कहा था कि डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करना। अगला क्या है, ऐड अ न्यू जेनर ऑफ टाइप, ये मतलब सिंपली एक नए रो को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो नए रो को ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, df1.loc। अब इसके साथ में इन्होंने इंडेक्स नंबर नहीं दिया है, बस सिर्फ डेटा दिया है। तो डेटा हमारे हिसाब से, तो हमारे केस में क्या है, हमारे पास भी कोई इंडेक्स नंबर नहीं था, बट हम ये जान रहे हैं 0 1 2 तीन लग चुके हैं, तो सॉरी 0 1 2, अब यहाँ लगेगा 3। और अगर इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट बात करें तो
इसमें 0 1 2 3 तक लग चुका है तो वहां पर रहेगा 4। अगर हम पहले बुक वाला इस दिया हुआ था उसके हिसाब से आंसर लिखे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। मेरे केस में 3 रहेगा क्योंकि हमारे पास 3 ही कॉलम है। अब आप एग्जाम में जब करना तो आपने फिर वही है, ध्यान से देखना है कि डेटा फ्रेम में कितने रोज और कितने कॉलम है। इज इक्वल टू करके नई वैल्यूज डाल दो। अब इनके हिसाब से वैल्यू कुछ और पड़ी क्योंकि इनका टाइप और कोड था और इन्होंने दिया भी हुआ है। तो टाइप में मतलब आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे फोक टेल्स पहले, फिर कॉमा लगा के 600। अपने केस में जैसे क्योंकि ये नाम वाला है तो इसमें हम कोई नाम दे देते हैं और इन्होंने एक नंबर दिया है, मेरे केस में यहाँ पर कुछ और लगेगा और कुछ नंबर हम यहाँ दे देते हैं ऐसे। अब ये देखने को कि क्या इस कमांड से ये रो ऐड हो रही है कि नहीं, रन करा के देखते हैं और आ गई एरर। क्यों? अच्छा, क्योंकि एक हमने कॉलम यहाँ पर अभी जस्ट ऊपर ऐड कर दिया है ना, तो उस कॉलम के हिसाब से भी तो कुछ वैल्यू जाएगी। तो अब करेंगे तो ये चल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए लास्ट वाला, ये राज वाला जो हमने डेटा ऐड किया था हो गया। अब यहीं पर पॉइंट फंस रहा है कि इन्होंने क्या किया कि जब नया ऐड करने को बोला तो उसमें लिखा कि कोड क्या रहेगा और टाइप ये रहेगा और 600 उसकी नंबर ऑफ, अच्छा दे तो दिया है 600 उसकी नंबर ऑफ कॉपीज होगी। तो अगर हम एग्जैक्ट इसका आंसर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हाँ, सिंपली यहाँ पर हम उसका नाम चेंज कर देंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? GEN, डेटा फ्रेम का नाम क्या है? GENRE, जेनर डॉट LOC। अब इसमें क्योंकि कितने कॉलम्स लग चुके हैं, 3 लग चुके हैं, चौथे पे लगना है। 4 इज इक्वल टू फोक टेल FT 600, FT 600, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होता। बट फिर हम क्योंकि इसको अपने दूसरे सैंपल डेटा फ्रेम पे करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ मेरे हिसाब से हमने चेंज कर दिया है। और फिर इन्होंने क्या किया, रीनेम द कॉलम कोड टू बुक कोड। तो यहाँ जो कोड है इसको चेंज करना है बुक कोड नाम से। अब मेरे पास क्या है, क्या मेरे केस में कॉलम का नाम हमने दिया है नेम, डिपार्टमेंट और ये। लेट अस सपोज हमें इसी में हम कहते हैं कि जो नेम है इसको हमें चेंज करना है ई नेम में, यानी कि एम्प्लॉय नेम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कमांड ये हो जाएगा df1 इज इक्वल टू df1 डॉट रीनेम। अब रीनेम के अंदर आप एक कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे और उसमें आप लिख दोगे जिसका क्या नाम था और उसको क्या चेंज करना है। जैसे नेम था, इसको चेंज करना है हमें ई नेम में, या ई अंडरस्कोर नेम कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा विजिबल होगा। कर्ली ब्रेसेस, कॉमा, और अब एक चीज़ ध्यान देगा, एक्सेस इज इक्वल टू 1, प्रिंट df1। ये देखिए, अभी तक जो ये नाम नेम नेम लिख के आ रहा था, अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, ई नेम। ये एक्सेस इक्वल टू 1 लिखना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेस इक्वल टू 1 बताता है कि रो की बात हो रही, कॉलम एक्सेस इक्वल टू 1 यानी कॉलम की बात हो रही है, एक्सेस इक्वल टू 0 यानी रोज की बात हो रही है। तो हमें कॉलम के एंगल से नाम चेंज करना था इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो अपने केस में क्या हो जाएगा, यही यहाँ पर लिख देंगे कोड और यहाँ पर लिख देंगे बुक कोड, और ये df1 की जगह पर रहेगा जेनर इज इक्वल टू जेनर, बस। बाकी पूरा कोड सेम। यहाँ पर आके हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। ओके, तो सेक्शन डी में अगर चले तो यहाँ पर हमको एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल का नाम है ब्लॉकचेन। टेबल के अंदर हमको डेटा प्रोवाइड करा दिया है और फिर 4 इन्होंने स्टेटमेंट लिखे हैं, पूछा इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा मतलब हर एक स्टेटमेंट के लिए क्या क्वेरी होगी। तो पहला लिखा है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द ईयर ऑफ ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन, सबसे पुराना ट्रांजैक्शन है। अब ये ट्रांजैक्शन की डेट हो गई। अगर इसमें आपको नया या पुराना सिंपली करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मैक्स और मिन का इस्तेमाल करेंगे। अब ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन का रूल क्या है कि जैसे अगर कोई 2020 में ट्रांजैक्शन है, कोई 2025 में, सॉरी 25 तो भी आया नहीं, लाइक 2015 में, तो दोनों में ज़्यादा पुराना कौन सा है, 2015 वाला। बट अगर नंबर वाइज इनको देखा जाए तो ये छोटा नंबर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि नंबर जितना छोटा होता जाएगा ट्रांजैक्शन डेट उतना पीछे जाती जाएगी, डेट क्योंकि लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो इसने पूछा ओल्डेस्ट तो यानी सबसे छोटा। तो अगर हम ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर मेन फंक्शन लगा देंगे तो ये क्या करेगा, ट्रांजैक्शन डेट में से सबसे छोटी डेट निकाल लेगा पूरी। तो हम और उसके ऊपर अगर हम ईयर लगा देंगे तो ये उसमें से साल निकाल लेगा। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट ईयर ब्रैकेट में, मिन ब्रैकेट में, ट्रांजैक्शन डेट, दोनों ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम ब्लॉकचेन। सेकंड क्या है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द मंथ ऑफ मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन, सबसे नया जो ट्रांजैक्शन हुआ है
वो कौन सा होगा। तो नए का एंगल क्या है कि सिंपली जो डेट सबसे बड़ी होगी वो सबसे नया होगा, सबसे लेटेस्ट होगी। तो सेलेक्ट, अच्छा मंथ पूछा है तो सेलेक्ट मंथ ब्रैकेट में मैक्स ब्रैकेट में ट्रांजैक्शन डेट। तो मैक्स ट्रांजैक्शन डेट क्या करेगा, ये इसका हम आपको यहाँ से जवाब, ये देखिए इसके आंसर से दिखा देते हैं। पहले का आंसर ये था। तो मिन ट्रांजैक्शन क्या करेगा, ट्रांजैक्शन डेट की सबसे छोटी डेट निकालेगा। और ईयर क्या करेगा, उस जो अंदर डेट आई है, ये मिन ट्रांजैक्शन वाला जो क्वेरी चली है, सॉरी फंक्शन चला है, इसने जो ट्रांजैक्शन डेट सबसे छोटी निकाली है उस डेट का साल निकाल के प्रिंट कर देगा। वैसे ही जो सबसे लेटेस्ट मंथ निकालना था तो हमने पहले मैक्स किया ताकि सबसे बड़ी जो डेट है या सबसे लेटेस्ट डेट है वो आ जाएगी। ये उसके ऊपर मंथ चलेगा और ये उसके मंथ को प्रिंट कर देगा। अगला क्वेरी था राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द ट्रांजैक्शन डन इन द मंथ ऑफ मई। मतलब मई के मंथ में सारे ट्रांजैक्शन है। तो हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन डेट में से सबका मंथ निकालना है, उसके मंथ नेम को चेक कर लेना है कि वो मई है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर इसने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉकचेन, यानी इस टेबल में सब कुछ दिखाओ जहां पर ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर इसने क्या लगाया, देखिए मंथ नेम। तो मंथ नेम क्या करेगा, जो सारी डेट थी सभी डेट के अंदर का जो मंथ था उसका नेम निकाल लेगा और उसको चेक कर लेंगे मई के बराबर है कि नहीं। तो जहां जहां मई के बराबर होगा वहां का सारा डेटा दिखा देगा। फिर राइट इक्वली टू काउंट टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ईयर 2022, मतलब ट्रांजैक्शन को काउंट करना है। तो क्या हो जाएगा, काफी सीधा इसका आंसर है सेलेक्ट काउंट आईडी। आईडी काउंट कर रहे हैं ये यहाँ पर। तो आप काउंट स्टार भी कर सकते थे, ये दोनों सही माना जाता है। तो सेलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम ब्लॉकचेन वेयर ईयर ट्रांजैक्शन डेट इज इक्वल टू 2022। तो ट्रांजैक्शन डेट जो था उसके ऊपर हमने ईयर फंक्शन लगाया तो ये उसका साल निकाल लेगा। और साल अगर 2022 होगा तो वहां वहां का डेटा जितना डेटा है उसको ये काउंट करके प्रिंट कर देगा। तो ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक डेटा फ्रेम फिर से दिया हुआ है और पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। तो ये एक आपको डेटा फ्रेम यहाँ पर दिया हुआ है जो जिसमें एक दो तीन पांच कॉलम्स हैं, तीन रोज हैं। स्टोर Q1 Q2 Q3 Q4 करके ये हमारा डेटा है कॉलम का, और रोज में हमारे पास तीन रोज है। अब इसने पूछा प्रिंट आउटपुट द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, प्रिंट df डॉट साइज। अब अगर आपको ये याद हो तो ये जो साइज इसका एट्रीब्यूट होता है ये सिंपली क्या बताता है कि किसी डेटा फ्रेम के अंदर कितनी वैल्यूज है। तो अपने केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 वैल्यूज है इसके अंदर। तो इसका जवाब आ जाएगा 15। फिर प्रिंट DF1:3, यानी डेटा फ्रेम के रो नंबर 1 से लेके रो नंबर 3 के एक पीछे, क्योंकि 1:3 लिखा है यानी 3 के एक पीछे रुकेगा यानी 2 पर। तो रो नंबर 1 एंड 2 केवल ये इतना, स्टोर 2 और स्टोर 3 वाला ये इतना डेटा ये प्रिंट कर देगा। यही आपने वहां पर बता देना है। फिर डिलीट द लास्ट रो फ्रॉम डेटा फ्रेम। तो डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, आप ड्रॉप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहीं पर दिखा देते हैं ताकि टाइम कम लगे। तो प्रिंट द आउटपुट, देखिए साइज हमने क्या बताया था, साइज पे इन्होंने 15 वो इन्होंने दिखा दिया। फिर इन्होंने 1 और 2 केवल हमने बोला था जो कि यहाँ पे आंसर है देखिए। अब ड्रॉप के लिए आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो डी एफ इजिकल टू डी एफ डॉट ड्रॉप टू करेंगे तो ये सेकंड वाली जो रो है उसको हटा देगा, या डी एफ डॉट ड्रॉप करेंगे 2 एक्स इजिकल टू 0 लिखेंगे तो ये सेकंड रो को ये भी हटा देगा। अगर एक्स इजिकल टू 1 लिखा तो एक्चुअली फिर सेकंड कॉलम को हटा देगा। ये अभी हमने पहले बताया था, एक्सेस बताता है 0 आपकी रो के लिए, 1 आपका कॉलम के लिए। और उसके बाद इन्होंने बोला कि आपको एक पाइथन स्टेटमेंट लिखना है कि जो एक नया कॉलम बनाएगा टोटल सेल नाम का, जिसमें चारों जो ये क्वार्टर्स की सेल है वो जोड़ के आती रहे। इसके लिए फिर इन्होंने क्या किया है, डीएफ नए कॉलम का नाम इज इक्वल टू डीएफ ये वाला लाइक कॉलम 1 फिर प्लस डीएफ कॉलम 2 डीएफ कॉलम 3 डीएफ कॉलम 4। आपने ये स्टेटमेंट लगा देना है। तो चारों कॉलम के जो नाम थे वो लिख दिया यहाँ पर और उनका सम टोटल में आ जाएगा। और इसके साथ थर्ड क्वेश्चन के साथ इसने ऑप्शन फॉर पार्ट 3 ओनली लिखा है, तो या तो ये करना था और या ये, इन दोनों में से कोई एक करना था। तो फर्स्ट तो हो ही गया। इसमें क्या लेगा, राइट ए पाइथन स्टेटमेंट टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रेम टू अ CSV फाइल नेम डेटा डॉट CSV स्टोर एट डी ड्राइव। इसका भी आंसर आप यहाँ देख सकते हो, डीएफ डॉट। अब देखिए दो फंक्शन होते थे, एक टू CSV, एक आपका था रीड CSV। टू CSV का काम था आपके डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करना किसी CSV फाइल में, और रीड CSV का काम था आपकी किसी CSV फाइल से डेटा को उठा के उसको डेटा फ्रेम में लोड करना। तो अगर आप डेटा को फाइल में स्टोर करना चाहते हैं तो आप टू CSV का इस्तेमाल करते हो, फाइल से डेटा को लोड करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में तो आप रीड CSV का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट करना, यानी सिंपली सेव करने की बात हो रही है। तो हमने टू CSV लिया, डीएफ डॉट टू CSV, और फिर वो एड्रेस दे दिया जिस एड्रेस पर इन्होंने सेव करने को बोला था। इन्होंने बोला था ना कि एक CSV फाइल है जिसका नाम है डेटा डॉट CSV, जो कि कहाँ है, डी ड्राइव के अंदर। यहाँ भी देखिए वही है, डी ड्राइव के अंदर डेटा डॉट CSV वाली फाइल है। तो यहाँ पर आके सेक्शन आपका ये है BCD, सेक्शन डी पूरा हो जाता है।
अब आ रहे हैं सेक्शन ई पर। सेक्शन ई में क्या है, राइट सुटेबल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट फॉर 3 रेज टू द पावर 4। एक्सपोनेंट निकालना है, मतलब सिंपली पावर, पावर के लिए हमारे पास पावर फंक्शन ऑलरेडी है, तो आप क्या लिखेंगे, पाव या पावर भी लिखते हैं पूरा, आप सिर्फ POW भी लिख सकते हैं या POWER भी लिख सकते हैं। तो 3,4 करेंगे तो ये क्या करेगा, 3 पावर 4 करेगा। डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम, तो इसके लिए आप नाउ यूज करते हो। उसके बाद राउंड ऑफ द वैल्यूज अप टू 2 डेसिमल नंबर, तो इसमें क्या करते हैं ये देखिए, हम अब आंसर से इसको बता रहे हैं ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। सेलेक्ट राउंड, ये वैल्यू और साथ में नंबर। तो राउंड के साथ क्या होता है, आप कोई वो वैल्यू देते हो जिसको आपने राउंड करना है, कॉमा देके उसको डेसिमल के कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है वो लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखते हुए उसके बाद से राउंड ऑफ कर देगा। फिर इसने क्या लिखा है, टू रिमूव ऑल द प्रोबेबल लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम यूजर आईडी ऑफ द टेबल। तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस इनको हटाने, तो आप इसके लिए क्या करते हो, आपके पास फंक्शन था, अगर आपको याद हो, ट्रिम नाम का एक फंक्शन था। ट्रिम के 2 वर्जन और होते थे, एल ट्रिम और आर ट्रिम। एल ट्रिम क्या करता था, लेफ्ट की तरफ से अगर किसी स्ट्रिंग में स्पेस है तो उसको हटाता था। आर ट्रिम राइट की तरफ से। इसने क्या लिखा है, रिमूव ऑल द प्रोबेबल लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, मतलब दोनों एक साथ हटाना है। तो आप सिंपल ट्रिम लिख दोगे तो ये दोनों तरफ से एक साथ काम करता है। इन्होंने भी हाँ ये लिखा है, सेलेक्ट ट्रिम यूजर आईडी फ्रॉम यूजर। तो इसमें क्या करना है, इसमें लिखा था कि आपको स्पेस हटाना है, कॉलम का नाम दिया था यूजर आईडी, टेबल का नाम था यूजर, तो हमने लिख दिया सेलेक्ट ट्रिम, वो कॉलम का नाम, फ्रॉम जिस टेबल पे वो था। फिर डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये तो इसके लिए तो हमारे पास लेंथ फंक्शन है सीधे सीधे, तो सेलेक्ट लेंथ और उसके अंदर हमने वो स्ट्रिंग लिख दिया। तो ये क्या करेगा, इसकी लेंथ जो कि है 4, 1, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 14 इसका जवाब आ जाएगा। बट आपने जवाब पे मैटर नहीं करना, उन्होंने क्वेरी पूछा था तो हम इस क्वेरी को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या दिया इसने, अब यहाँ पर एक टेबल के बारे में फिर बात हो रही है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी है टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। इसमें क्या दिया, एक टेबल दे दिया और बोला कि ये डेटा है, आपको इस टेबल में ऐड करना है, 6 खुशी CS85। तो इसके लिए क्या होता था, अगर आपको याद होगा, इसका बड़ा एक बेसिक लाइक कमांड है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो अपने केस में क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है एग्जाम, तो इंसर्ट इनटू एग्जाम वैल्यूज, वैल्यूज लिखने के बाद ब्रैकेट मार के, यहाँ देखिए इसने रखा है लिस्ट के टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट, आपने सिंगल ब्रैकेट रखना है, दिखा देते हैं, ये देखिए सिंगल ब्रैकेट ऐसे। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, जो कि यहाँ पर उन्होंने वैल्यू दी हुई है, ऐसा करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ IP टू इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस इन सब्जेक्ट कॉलम। तो मतलब क्या था, जहां जहां IP लिखा है उस जगह पर हम चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पूरा लिख जाए। तो यहाँ पर आप इसको समझो कि टेबल में डेटा ऑलरेडी जा चुका है, अब इसमें पहले से पड़े हुए डेटा को चेंज करना है, और जब कोई डेटा पहले से टेबल में हो और हमको उसको चेंज करना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपडेट फंक्शन का। तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट का इस्तेमाल करेंगे। तो अपडेट टेबल, टेबल का नाम, फिर सेट करके वैल्यूज को चेंज करते हैं। कमांड दिखा देते हैं, अपडेट टेबल का नाम, तो अपडेट टेबल का नाम था एग्जाम, फिर सेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू, मतलब एक अपडेट नाम अरे एग्जाम नाम के टेबल को अपडेट करना है और वैल्यू चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट में लिख देना इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, जहां जहां भी सब्जेक्ट में IP लिखा होगा। तो ये क्या करेगा, इसको करके दिखा देगा। अभी वापस हम जब आपको ये सारी चीजें बताएंगे, एक SQL का पूरा एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, तो वहां पर ये सारी चीजें फिर से आएंगी, वहां पर इसको पूरा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ सिर्फ इन आंसर्स को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है, टू रिमूव रिकॉर्ड ऑफ दो स्टूडेंट मार्क्स आर लेस देन 30, मतलब उनका सबका रिकॉर्ड हटाना है स्टूडेंट्स का जिनका मार्क्स लेस देन 30 है। तो इसके लिए क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, डिलीट फ्रॉम, साथ में टेबल का नाम, और फिर शर्त लगा देते हैं कि क्या हटाना है, डिलीट फ्रॉम एग्जाम वेयर मार्क्स इज लेस देन 30। तो एग्जाम टेबल में से वो सभी कॉलम को हटा देगा, सॉरी रोज को, जहां जहां मार्क्स लेस देन 30 होंगे। अगला क्या है, टू ऐड एनी कॉलम ग्रेड ऑफ सुटेबल डेटा टाइप। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको नया कॉलम ऐड करना है तो हम अल्टर टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अल्टर से हम नए, मतलब किसी टेबल बन जाता है जब, और उस टेबल के अंदर हमें कुछ चेंज करना है, ये चीज़ ध्यान देना। अपडेट और अल्टर, अगर एक टेबल हमारे पास है जिसके अंदर वैल्यूज पहले से पड़ी और हमें उन वैल्यूज को बदलना है तो हम अपडेट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें टेबल के स्ट्रक्चर को ही बदलना है, लाइक टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना है या कोई कॉलम को हटाना है या किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है, तब के केस में हम इस्तेमाल करते हैं अल्टर का। तो अगर आप ये ध्यान देना कि टेबल के अंदर की वैल्यू बदल रही है तो मतलब अपडेट लगेगा, और टेबल खुद बदल रहा है तो इसका मतलब अल्टर लगेगा। तो रिमूव करना है रिकॉर्ड जिनका मार्क्स लेस देन 30, सीधे दिखाते हैं अल्टर टेबल एग्जाम। आप अल्टर टेबल लिखते हैं, उसके बाद टेबल का नाम जो कि अपने केस में एग्जाम, फिर ऐड कॉलम, कॉलम का नाम फिर दे देंगे जो कि है ग्रेड, वहां उन्होंने लिखा था, और वैर कैर 2।
तो अब यहाँ पर देखिए लिखा था ग्रेड ऑफ सुटेबल डेटा टाइप, तो ग्रेड का डेटा टाइप इन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया था, बट ये वैर कैर लिखा है, आप इसको कैर भी कर सकते हो क्योंकि ग्रेड है तो ये ABCD करके ही कुछ होगा, तो आप इसमें इन्होंने वैर कैर यूज किया है, अगर आप कैर भी यूज करोगे तो भी चलेगा। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा सॉरी, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस सब्जेक्ट, मतलब इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है उसका पूरा डेटा दिखाना है। तो सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एग्जाम वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, जो कि हाँ इधर है अभी, ये आप इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चले तो ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, इसको अभी हम वही आगे बताएंगे, फिर आएंगे इस पर। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट, अच्छा ये डेटा दिया हुआ है, और फिर उसने बोला है कि राइट सुटेबल पाइथन कोड टू जनरेट अ हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। अब ये डेटा दिया है, हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो चलिए हिस्टोग्राम बनाने के लिए डेटा को हम पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हिस्टोग्राम बनाना है मतलब प्लॉटिंग का क्वेश्चन ये आ गया, इधर आ जाते हैं या न्यू फाइल सीधे बना लेते हैं, इंपोर्ट, सॉरी हमें लगता है कि अगर आप लोग इसको मोबाइल पे देखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं इसका फॉन्ट। SPLT, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, मतलब अब ये आप समझ रहे हो कि यहाँ पर हम प्लॉटिंग लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। प्लॉटिंग वाला जो सेक्शन है, इसके क्वेश्चन जनरली एग्जाम में काफ़ी इजी आते हैं, अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो पहले लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करा दिया। अब जो डेटा उन्होंने दिया था हाइट अंडरस्कोर सेंटीमीटर्स, वो हम इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं क्योंकि फॉन्ट हमने बड़ा कर दिया है, इसको H नाम के वेरिएबल में सेव कर देते हैं। इन्होंने पूछा था उसका पूरा पाइथन कोड लिखना था और एक हिस्टोग्राम बनाना था, तो PLT डॉट हिस्ट ब्रैकेट में H, तो ये उसका हिस्टोग्राम बना देगा, और PLT डॉट शो, आप समझ ही रहे हो ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा प्लॉट बना है जब हमें उसको दिखाना होता है। इस फाइल का नाम कुछ रख देते हैं, और ये देखो ये बन के हमारा आ गया। अच्छा इसके अलावा इसने क्या लिखा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसने क्या लिखा है, ये तो हमारा काम यहाँ तक हो गया टू जनरेट अ हिस्टोग्राम। अब इन्होंने क्या लिखा, along with an appropriate chart title and both axes labeled also give suitable python statement to save the chart। अच्छा तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये हर जगह डिवाइड है। पहले तो इसने बोला है लेबलिंग करने के लिए, चार्ट टाइटल एंड बोथ एक्सेस लेबल्स, तो चार्ट टाइटल के लिए हम फिर क्या करते हैं, टाइटल इसका नाम दे देते हैं, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, आप एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हो, हमने ये ले लिया है। अब इसके बाद PL एक्स लेबल, एक्स लेबल के लिए हम इसको रख देते हैं, एक्स लेबल पे है क्या, अच्छा एक्स लेबल पे आ रहा है हाइट, और PL वाई लेवल पे रख देते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। इतने पे चला के देखते हैं, क्योंकि लेवल की स्पेलिंग हम अक्सर गलत करते हैं, हाँ अभी भी गलत ही किया है। अब देखिए ये जो हाइट लिखा था ये देखिए यहाँ पर आ गया, और फ्रीक्वेंसी जो था वो यहाँ पर आ रहा है, स्टूडेंट हाइट चार्ट ये ऊपर टाइटल में आ गया। और इन्होंने क्या बोला था, सुटेबल स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट, तो सेव करने के लिए हमारे पास सेव फिग करके एक ऑप्शन होता था, और यहाँ पर हम एक एड्रेस दे देते थे, जैसे इसका नाम हमने दे दिया ABC.PNG, और इसको रन करा देते हैं।
ये बन गया। अब ये abc.png नाम से ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। इन्होंने ये कोई वो जगह नहीं दिया था, कोई मेमोरी एड्रेस नहीं दिया था कि इसको सी ड्राइव या डी ड्राइव या कहाँ सेव करना है, तो हम किधर भी कर सकते थे। हमें लग रहा है इसका फॉन्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर आके हमारा ये चीज़ बन जाता है कंप्लीट। अब उसमें एक और अच्छा, इसमें और करके एक और क्वेश्चन दिया, राइट सुटेबल पाइथन कोड टू क्रिएट फेवरेट हॉबी बार चार्ट एज। अच्छा, ये एक बार चार्ट क्रिएट करना है। तो इस बार चार्ट में इन्होंने कुछ कंटेंट दिया है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो हमको ये क्लियर दिखेगा। ओके, तो अब ये करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इधर आते हैं। दोनों में से एक करना था। अब इसमें देखो ये एक बार चार्ट दिया है, इसमें एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल सब दिया हुआ है। तो हम सीक्वेंस से चलते हैं। पहले जो दिया है उसको चेंज कर लेते हैं। एक्स लेवल पे हॉबीज है, वाई लेवल पे नंबर ऑफ पीपल्स। तो यहाँ पर आते हैं, इसको हॉबीज कर दिया, इसको नंबर ऑफ पीपल कर दिया। टाइटल पे इसने क्या दिया, फेवरेट हॉबी। तो यहाँ पर फेवरेट हॉबी, हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ रहे होगे इसको कैसे चेंज करना है अपने कोड के हिसाब से, उस वक्त आप बदल लेना। फिर ध्यान दीजिए, अब इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू आपने देखना है। एक्स पर क्या दिया है इन्होंने, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग और स्पोर्ट्स। ये अब इसका तो कुछ काम नहीं रह गया, इसको हटा देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, म्यूजिक, पेंटिंग और स्पोर्ट्स। ये एक्स लेवल हो गया। प्लेइंग स्पोर्ट्स था, हमने केवल स्पोर्ट्स लिख दिया। आप एग्जाम में जब लिखोगे तो जो भी नाम रहेगा वो पूरा लिखना। और अगर नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो ये डांस के लिए क्या है, आप देख सकते हो ये जो बार है 300 के बराबर है। तो ये पहली वैल्यू 300 है। म्यूजिक पे देखेंगे तो ये 400 के बराबर है, तो 400। पेंटिंग पे 100 और प्लेइंग स्पोर्ट्स पे 500, तो 300, 400, 100 और 500। तो y इज इक्वल टू 300, 400, 100 और 500। ये हमने बना दिया। अब यही लास्ट चीज चेंज कर दे रहे हैं, हिस्टोग्राम नहीं था, ये क्या है आपका बार। तो हम लिख देंगे बार एक्स कॉमा वाई। और ये देखिए ये सेम चीज बन के आ गई। यही इन्होंने बनाने को कहा था, ये हमने बना दिया। अच्छा, ये भी लिखा गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट्स टू सेव दिस चार्ट। तो फिर ये लास्ट वाली लाइन आपकी फिर वही रहेगी, सेव फिग, और साथ में क्योंकि इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। अगर ये नाम देंगे तो नाम फिर आपने वो देना होगा जो इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आके हमारा ये सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आई विश कि काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको इजीली समझा पाए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और जो बचे हुए इसके क्वेश्चंस हैं उनको, और ऐसे एक दो सैम्पल पेपर्स का वीडियो भी हम और डालेंगे, जिससे कि सारे सैम्पल पेपर्स में जो आपको डाउट होता रहेगा वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, चीज़ों को आप समझ भी जाओगे। और फिर उसके बाद एक पूरा ट्यूटोरियल सेक्शन डाल देंगे जिसमें कि पाइथन शुरुआत से लेके एंड तक, और एसक्यूएल का सेक्शन भी उसी में रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं।